हेलो बच्चों, माई सेल्फ नवीन अग्रवाल एंड आई एम योर केमिस्ट्री ट्यूटर। तो हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और मैंने आपको पहले ही बोला था कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। लगभग 50-60% जो रिएक्शन होती है वो इस रिएक्शन मैकेनिज्म में क्या हो जाती है बच्चों, कवर हो जाती है। तो इसको पढ़ना और सीखना बहुत जरूरी है। जो भी आप लोगों के लेक्चर चल रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म के, ट्राई करें उन्हें दो दो तीन तीन चार चार बार कॉपी में लिख कर देखें। आपने एक लेक्चर देखा है, अब उसको दो तीन बार कॉपी में लिख कर देखो। अगर ये आप लोग करोगे तो ऑर्गेनिक बहुत अच्छे से आप लोगों का कंप्लीट हो जाएगा ना। और आपको रिएक्शन कभी भी सोल्व करने में दिक्कत नहीं आएगी। जब फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो रिएक्शन सीखने से पहले हम लोगों को कुछ बेसिक चीजें आनी चाहिए ताकि रिएक्शन में दिक्कत ना हो बच्चों, है ना। तो हम लोग आज सीखेंगे सबसे पहले रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन। सर कहना क्या चाह रहा हूं मैं आप लोगों को बताता हूं। तो अपने टॉपिक का नाम क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म में सबसे पहले जो हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। और इसमें सबसे पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन। बच्चों सुनना, जब हम लोग रिएक्शन करेंगे ना तो कई बार रिएक्शन में जो इंटरमीडिएट बनेगा, क्या बनेगा बच्चों, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट क्या होता है, मैंने आप लोगों को बताया था, एक होता है सबस्ट्रेट जिस पर अटैक होता है, एक होता है सबस्ट्रेट, पता है ना, जिस पर अटैक होता है। एक होता है रिएजेंट। रिएजेंट क्या होता है, जो अटैक करता है। रिएजेंट क्या होता है, जो अटैक करता है। और सबस्ट्रेट क्या होता है, जिस पर अटैक होता है, मैंने बताया था। तो जब ये अटैक करेगा रिएजेंट, तो आप लोगों का सबसे पहले बनता है इंटरमीडिएट रिएक्शन में। इंटरमीडिएट, अब इंटरमीडिएट बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। कार्ब कैटायन हो सकता है, कार्ब एनायन हो सकता है, रेडिकल हो सकता है, कार्बीन हो सकता है, नाइट्रीन हो सकता है, बहुत सारे के इंटरमीडिएट मैंने आपको पढ़ाया है पिछले लेक्चर में, है ना। तो इंटरमीडिएट मान लीजिए अगर आपका बन रहा है कार्ब कैटायन, क्या बन रहा है बच्चों, कार्ब कैटायन। तो इंटरमीडिएट फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। कैसे होगा अलग बात है, लेकिन अगर आपका किसी रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है बेटा, कार्ब कैटायन, तो हमें इस कार्ब कैटायन को रीअरेंज करना पड़ता है कई बार। सही बच्चों को पता है कि मैंने आपको बताया था कार्ब कैटायन कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है। एक कार्ब कैटायन मैंने आपको पढ़ाया था 3 डिग्री। ये कौन सा कार्ब कैटायन है, 3 डिग्री। एक मैंने आप लोगों को पढ़ाया था 2 डिग्री कार्ब कैटायन। अगर कार्ब कैटायन दो ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो 2 डिग्री हो जाएगा ना। इसी तरीके से एक कौन सा पढ़ाया था आप लोगों को, 1 डिग्री कार्ब कैटायन, और एक बताया था मिथाइल कार्ब कैटायन, है ना। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये वाला कार्ब कैटायन कितना है बेटा, 3 डिग्री, तीन तरफ से। ये वाला 2 डिग्री, ये वाला कौन सा है, 1 डिग्री, और ये सिंपल है। तो कार्ब कैटायन मैंने आपको बताया था, आपको याद हो तो गरीब होता है, भिखारी होता है, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी होती है। तो जब इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है तो कब स्टेबल होगा, जब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप लगेंगे। तो बताओ 3 डिग्री कार्ब कैटायन में तीन तीन तरफ से इलेक्ट्रॉन देने वाले हैं ना। ये जो एल्का CH3 ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन देने वाले होते हैं ना। तो तीन तीन तरफ से देने वाले लग रहे हैं। तो 3 डिग्री कार्ब कैटायन इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, मोर स्टेबल देन 1 डिग्री, मोर स्टेबल देन मिथाइल कार्ब कैटायन। तो ये बच्चों मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ कार्ब कैटायन में। तो याद रखना, कार्ब कैटायन में 3 डिग्री ज्यादा स्टेबल होता है, 2 डिग्री कम होता है, 1 डिग्री कम होता है, और CH3 कार्ब कैटायन और कम स्टेबल होता है। क्लियर है। रेडिकल में भी यही ऑर्डर होता है, लेकिन कार्ब एनायन में कहा था जस्ट उल्टा हो गया था ना। तो अगर आप लोगों से एग्जामिनर पूछे कि 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री कार्ब कैटायन में से कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो आप लोग कहोगे सर 3 डिग्री कार्ब कैटायन। तो कई बार रिएक्शन में क्या बनेगा बच्चों, इंटरमीडिएट बनेगा। अब इंटरमीडिएट मान लो 1 डिग्री कार्ब कैटायन बन रहा है, तो 1 डिग्री से अगर 2 डिग्री कार्ब कैटायन बनने के चांस है ना बच्चों, तो बना दो। 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्ब कैटायन के बनने के चांस है ना, तो बना दो। क्योंकि 1 डिग्री कार्ब कैटायन से ज्यादा स्टेबल 2 डिग्री है, 2 डिग्री से ज्यादा स्टेबल क्या है बच्चों, 3 डिग्री है। क्लियर है। तो जब भी रीअरेंजमेंट के चांस है कार्ब कैटायन के, तो आपको करना है। अब सर हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं आप बोलना क्या चाह रहे हो, सुनना ध्यान से जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपके पास एक कार्ब कैटायन यहाँ पर ये बन रहा है कहीं किसी रिएक्शन में, CH3, CH2 और CH2 पॉजिटिव। क्लियर बच्चों। मान लीजिए कार्ब कैटायन बन रहा है। अब आपको पता है ये कार्ब कैटायन, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये एक कार्बन से अटैच है। तो ये जो कार्ब कैटायन है बच्चों, ये कौन सा कार्ब कैटायन है, 1 डिग्री। आप लोग देख पा रहे हैं ये जो कार्ब कैटायन है कौन सा डिग्री है, 1 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन से अटैच है। अब यहाँ पर सुनना ध्यान से आप लोग सभी बच्चे, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाएगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर आ जाए तो मजा आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 2 डिग्री बन जाएगा। और आपको पता है 1 डिग्री कार्ब कैटायन से ज्यादा स्टेबल कौन सा कार्ब कैटायन होता है, 2 डिग्री होता है। तो अगर ये वाला पॉजिटिव चार्ज इस वाले पर आ जाए तो मजा आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, सुनना ध्यान से जो मैं बोलना चाह रहा हूं। यहां पर क्या होता है बच्चों, ये जो हाइड्रोजन है ना, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है। ये वाला देखो, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये क्या करता है,
बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर निकलता है, ये इस बॉन्ड को ब्रेक करता है, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाता है। तो यहां से 2 डिग्री वाले से ये जो हाइड्रोजन है ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा तो यहां से क्या निकलेगा, एच नेगेटिव। एच नेगेटिव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? एच नेगेटिव को बोलते हैं बेटा हाइड्राइड। क्या बोलते हैं बच्चों? एच नेगेटिव जो होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? हाइड्राइड। तो यहाँ पर हम लोग कौन सी शिफ्ट करेंगे? हाइड्राइड शिफ्ट। अभी हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा हो, पर धीरे धीरे अभी आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे इसमें, क्योंकि पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म में यही करना है। तो जब रिएक्शन मैकेनिज्म खत्म होगा आप लोग ये सपनों में भी कर देंगे ये क्या कर रहे हैं जो हम लोग कर रहे हैं। तो यहां से बच्चों देखो, ये हाइड्रोजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर निकला। अब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेकर निकला जब ये इलेक्ट्रॉन, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये क्या इलेक्ट्रॉन लेकर निकला है कि नहीं निकला है? नेगेटिव। तो एच नेगेटिव निकलकर ये किसके पास चला जाएगा? यहाँ पर ये एच नेगेटिव निकलकर, एच नेगेटिव को बोलते हैं बेटा हाइड्राइड। तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट होती है 2 डिग्री वाले कार्बन से, ये निकलकर किसके पास चला जाता है बच्चों? यहाँ पर। अब ये यहाँ पर चला जाएगा तो बताओ क्या बनेगा? ये यहाँ पर बना CH3। अब बताओ ये वाला आप लोगों का, ये वाला जो हाइड्रोजन है ये एच नेगेटिव की फॉर्म में निकला, इलेक्ट्रॉन लेकर निकला बॉन्ड के। तो यहाँ पर कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों? पॉजिटिव। और ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकला और इसने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए। तो पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो ये क्या बन जाएगा? CH2 तो था, और यहाँ पर कौन आ गया बेटा? H। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? और ये कैसे हो गए? न्यूट्रल हो गए। तो यहाँ पर क्या आ गया बच्चों? CH3। तो CH2 की जगह क्या आ गया यहाँ पर? CH3। तो ये कौन सी शिफ्ट हुई? हाइड्राइड शिफ्ट। अब हाइड्राइड शिफ्ट जब यहाँ पर हुई बच्चों, यहाँ पर देखो, तो हाइड्राइड शिफ्ट से अब ये कौन सा कार्ब कैटायन बन गया? 2 डिग्री। तो बताओ 1 डिग्री से 2 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया? तो 1 डिग्री कार्ब कैटायन से बच्चों अगर 2 डिग्री कार्ब कैटायन बनाने के चांसेज हैं तो बना डालो। 2 डिग्री कार्ब कैटायन से 3 डिग्री कार्ब कैटायन बनाने के चांसेज हैं तो बना दो। क्लियर है? तो यहाँ मैंने 1 डिग्री कार्ब कैटायन से क्या बना दिया? 2 डिग्री। सर थोड़ा थोड़ा समझ में आया, थोड़ा सा और बताओ, देखो और चलते हैं हम लोग, है ना। जैसे मैं एक और क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करता हूँ। CH3, CH, CH, क्लियर है? यहाँ पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। अब सही बच्चे बताओ मुझे ये कौन सा कार्ब कैटायन? सर हमें दिख रहा है ये वाला जो कार्बन है ये 2 कार्बन से अटैच है, तो सर ये 2 डिग्री कार्ब कैटायन है। बहुत अच्छी बात है बेटा। ये कौन सा कार्ब कैटायन? 2 डिग्री कार्ब कैटायन। अब देखो इस पॉजिटिव चार्ज के इधर वाला कार्बन 1 डिग्री है, तो ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ तो जाना चाहेगा नहीं राइट में। भाई 2 डिग्री कार्ब कैटायन से 1 डिग्री कार्ब कैटायन नहीं बनना चाहता है, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री बनना चाहता है। क्लियर है? तो ये इधर तो जाएगा नहीं। बहुत अच्छी बात सर, इधर नहीं जाएगा। इधर देखो, अगर ये पॉजिटिव चार्ज इधर आ जाए तो मजा आ जाएगा। कैसे? ये वाला कार्बन देखो, अगर ये वाला कार्बन आप लोग देख रहे हो कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक ऊपर, एक लेफ्ट में और एक राइट में, 3 से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज जो येलो वाला पॉजिटिव चार्ज है ये 2 डिग्री वाला, ये अगर लेफ्ट साइड कार्बन पर आ जाए तो 3 डिग्री कार्बन बन जाएगा। तो बताओ 3 डिग्री कार्बन तो मस्त होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो बच्चों अब यहाँ पर क्या करूंगा, देखो यहाँ पर हाइड्राइड शिफ्ट करा देंगे। कैसे करा देंगे? ये जो हाइड्रोजन है ना 3 डिग्री वाला कार्बन वाला, ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा। और इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा तो क्या लेकर निकलेगा? एच नेगेटिव। यहाँ पर कौन सी शिफ्ट कराएंगे हम लोग? हाइड्राइड शिफ्ट। एच नेगेटिव लेकर निकलेगा ये। क्लियर है? और ये एच नेगेटिव लेकर निकलेगा और यहाँ पर क्या कर देगा बच्चों? अटैक कर देगा। तो जब एच नेगेटिव लेकर निकला तो यहाँ क्या बना? CH3, सी, CH3। एच नेगेटिव लेकर निकला तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और CH पॉजिटिव था और एच नेगेटिव निकला तो यहाँ पर जुड़ गया, ये बन गया CH2। कौन सा कार्बोकेटाइन बन गया? बताओ 2 डिग्री से 3 डिग्री बन गया कि नहीं बन गया? तो बच्चों अगर 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाने के चांसेस है तो बना दो, बना दो, सोचना नहीं हम लोगों को। क्लियर है? इसी तरीके से देखो बच्चों, अभी हम लोग कौन सी शिफ्ट करा रहे हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। कौन सी शिफ्ट करा रहे हैं? हाइड्राइड शिफ्ट। पर अगर देखो यहाँ पर हम लोगों के पास क्या लेते हैं हम लोग? अच्छा, ये आप लोगों को रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने से पहले आपको इफेक्ट आने चाहिए, इन्वेक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, है ना। और इलेक्ट्रो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, ये इफेक्ट आप लोगों को पढ़ने बहुत जरूरी है, ताकि आप लोग रिएक्शन मैकेनिज्म आप लोगों को थोड़ा सा आसान लगे कंपेरेटिवली। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर CH3, CH3, CH और CH3, एक मैंने ये लिया मान लो। क्लियर है? अब बताओ बच्चों ये कौन सा कार्ब कैटायन है? ये इंटरमीडिएट ले रहा हूं मैं, यहाँ रिएक्शन में करेंगे तो आपको पता लगेगा फिर, है ना। ये कौन सा डिग्री कार्ब कैटायन है? 2 डिग्री। अब बताओ ये वाला कार्बन तो कितने कार्बन से गिरा हुआ है? 4 4 कार्बन से गिरा हुआ है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ जाए इस वाले कार्बन पर तो मजा आ जाएगा ना। 1 डिग्री से ज्यादा 2 डिग्री, 2 डिग्री से ज्यादा 3 डिग्री। ये कार्बन तो कौन सा डिग्री है? 4 डिग्री। अब देखो ये कैसे आएगा? अभी तक बच्चों हम लोग ऊपर वाले 2 क्वेश्चन में कौन सी शिफ्ट करा कर आए हैं? हाइड्राइड शिफ्ट, एच नेगेटिव का शिफ्ट कराया था। लेकिन बच्चों एक बात बताओ मुझे, अगर मैं इस कार्बन पर देखूं तो इस कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है ही।
सोचो, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन तो है ही नहीं। तो यहां से क्या होगा, अब हाइड्रोजन नहीं है तो हम लोग कौन सी शिफ्ट करा देंगे, मिथाइल शिफ्ट। ये CH3 है ना, ये रहा। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा। ये क्या करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन नहीं है। अगर हाइड्रोजन होता तो कौन सी शिफ्ट कराता, हाइड्राइड शिफ्ट। क्योंकि हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट में से हाइड्राइड शिफ्ट आसानी होती है कराने में। तो अगर हाइड्रोजन है तो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं है, हाइड्राइड शिफ्ट बहुत आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पर अब हाइड्रोजन का ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए कौन सी शिफ्ट कराऊंगा, मिथाइल शिफ्ट। तो ये मिथाइल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा CH3 नेगेटिव की फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पर कौन सी, CH3 नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा, तो ये कौन सी शिफ्ट होगी अब, मिथाइल शिफ्ट। ऑप्शन नहीं है, नेगेटिव फॉर्म में इलेक्ट्रॉन लेकर निकलेगा। और जब इलेक्ट्रॉन लेकर ये निकलेगा तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, CH3 और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेकर निकला है। और यहाँ पर क्या है बताओ, CH यहाँ पर पॉजिटिव है कि नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन लेकर निकला है CH3 नेगेटिव, और ये क्या करेगा, इस वाले पॉजिटिव पर क्या कर जाएगा, अटैक कर जाएगा। अटैक कर गया तो बताओ पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल। तो इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पर लगा देता हूँ CH3। यहाँ पर कौन सी शिफ्ट, मिथाइल शिफ्ट। पर पहले बताओ कौन सा डिग्री कार्ब कटायन था, 2 डिग्री। अब बताओ कौन सा डिग्री कार्ब कटायन बन गया, 3 डिग्री। आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में। तो 1 डिग्री कार्ब कटायन से 2 डिग्री बनाने के चांसेस है, बना दो बच्चों। 2 डिग्री से 3 डिग्री बनाने के चांसेस है, बना दो। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत आसान है, 1-2 बार आप लोग करेंगे चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। क्लियर है। तो आप लोगों को पता लग गया कि कार्ब कटायन में 1 डिग्री से ज्यादा स्टेबल होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री कार्ब कटायन से ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री कार्ब कटायन। क्लियर। अब देखो, कभी भी 2 डिग्री से 2 डिग्री शिफ्ट नहीं होगी, कभी भी 1 डिग्री से 1 डिग्री शिफ्ट नहीं होगा। क्लियर है, बात समझ में आ रहा है। 1 डिग्री से 1 डिग्री शिफ्ट नहीं कराना है कभी भी, 2 डिग्री से 2 डिग्री शिफ्ट नहीं कराना है कभी भी। 1 डिग्री से 2 डिग्री और 2 डिग्री से 3 डिग्री। लेकिन एक कंडीशन देखो, अगर यहाँ पर कैसी हो, सुनना है बच्चे, अगर मेरे पास यहाँ पर क्या है, मान लीजिए ऐसा कुछ है, ये बेंजीन है। क्लियर है। ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH पॉजिटिव है। क्लियर। और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आया हुआ। ये कौन सा डिग्री है, 2 डिग्री। अब बताओ बच्चों, ये वाला 2 डिग्री है। अब मैंने कहा था 1 डिग्री से 1 डिग्री शिफ्ट नहीं कराना, 2 डिग्री से 2 डिग्री शिफ्ट नहीं कराना, 1 डिग्री से 2 डिग्री, 2 डिग्री से 3 डिग्री शिफ्ट कराना है। अब मुझे एक बात बताओ सारे बच्चे, ये 2 डिग्री कार्बन है, इधर वाला कौन सा कार्बन है, 1 डिग्री, एक ही कार्बन से अटैच है, तो पॉजिटिव चार्ज इधर तो शिफ्ट होगा नहीं। और इधर कौन सा है, इधर 2 डिग्री है। तो मैंने कहा था, अभी बताया था मैंने, 1 डिग्री से 1 डिग्री नहीं जाएगा, 2 डिग्री से 2 डिग्री नहीं जाएगा। अब 2 डिग्री से 1 डिग्री तो वैसे ही नहीं जा सकता, क्योंकि 2 डिग्री कार्ब कैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। पर सोचो, अगर ये कार्ब कैटायन कहाँ चला जाए बच्चों, लेफ्ट में, कहाँ चला जाए, लेफ्ट में। करके देखते हैं एक बार क्या हो रहा है, अगर ये लेफ्ट में चला गया तो क्या होगा, देखो यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये मैंने कौन सी शिफ्ट करा दी, हाइड्राइड शिफ्ट। तो अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा दूं, वैसे तो 2 डिग्री से 2 डिग्री पॉसिबल नहीं है, लेकिन कराकर देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। और ये हाइड्राइड शिफ्ट हो गई CH2, और ये क्या हो गया CH3। अभी भी ये 2 डिग्री है कि नहीं है, लेकिन बच्चों 2 डिग्री तो है, लेकिन बताओ यहाँ पर पॉजिटिव सिंगल डबल, आप लोग देख रहे हो, पॉजिटिव सिंगल डबल, रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट आ गया। और रेजोनेंस में आ गया, किसी कार्ब के टाइम में रेजोनेंस आ गया तो मजे वाली बात आ गई, वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। क्लियर है। तो आप लोग 2 डिग्री से 2 डिग्री शिफ्ट नहीं कराओगे, लेकिन 2 डिग्री से 2 डिग्री में अगर कोई रेजोनेंस की कंडीशन बन रही है तो शिफ्ट कराने में फायदा है, क्योंकि कार्ब कैटायन में अगर रेजोनेंस आ रहा है तो मजा आ जाएगा। क्लियर है। तो जनरली आप लोगों को पता लग गया कि कार्ब कैटायन की शिफ्टिंग कैसे कराते हैं, जनरली हाइड्राइड शिफ्ट कराते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट नहीं हो पा रही तो कौन सी शिफ्ट कराते हैं, मिथाइल शिफ्ट। और वो कराएंगे जब 1 डिग्री से 2 डिग्री बन रहा हो, 2 डिग्री से कौन सा बन रहा हो, 3 डिग्री। तो मुझे लगता है यहाँ पर किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये होता है बेटा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन, ये नोट कर सकते हैं आप। रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन। ठीक है, कार्ब कैटायन में अगर रेजोनेंस आ रहा है तो मस्त हो जाएगा, फिर वो करवाओ आप लोग, ताकि रेजोनेंस की कंडीशन बने तो अच्छी बात है ना। तो ये होता है बेटा रीअरेंजमेंट ऑफ कार्ब कैटायन।
एक होता है बेटा रिंग एक्सपेंशन। क्या होता है बच्चों? रिंग एक्सपेंशन। ये क्या होता है ये भी सुनो। रिंग, मैंने कहा ना अभी पहली बार पढ़ रहे हैं, मैं आप लोगों को इतनी बार पढ़ाऊंगा आप लोग परेशान हो जाओगे। आप लोग कहोगे सर हमको याद हो चुका है, अब कोई दिक्कत नहीं है, हर रिएक्शन में हम लोग करेंगे काफी बार, ये है ना। तो एक बार पहली बार है, पर एक दो बार करोगे तो आप लोग ये चीजें आप फेमिलियर हो जाओगे, और सेम से कराऊंगा। रिंग एक्सपेंशन की अगर मैं बात करूं, तो देखो आपको पता है कि अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं बच्चों, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होती है सिक्स मेंबर रिंग। सबसे ज्यादा स्टेबल होती है सिक्स मेंबर रिंग। 5 4 3। तो अगर आप लोगों की कोई रिंग है, 4 कार्बन की, 5 कार्बन की, 6 कार्बन, 6 कार्बन की रिंग है तो मस्त है, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग बनने के चांसेज है ना, तो बना दो। 4 मेंबर रिंग से अगर 5 मेंबर रिंग बनने के चांसेज है तो बना दो। क्लियर है? क्यों? क्योंकि 3 मेंबर रिंग से ज्यादा स्टेबल कौन सी होती है? चार। चार से ज्यादा स्टेबल होती है पांच। पांच से स्टेबल होती है ज्यादा छह। कहने का क्या मतलब है, सुनना ध्यान से अब भाई बच्चे, देखो। मेरे पास मान लीजिए यहां पर कोई इस तरीके से कार्ब कैटायन है। अब आप लोग देख रहे हैं ये जो कार्ब कैटायन है, ये जो कार्ब कैटायन दिख रहा है, ये कौन सा डिग्री दिख रहा है बेटा? ये वाला कार्ब कैटायन एक कार्बन से अटैच है, तो कौन सा दिख रहा है? ये दिख रहा है 1 डिग्री। अब इस 1 डिग्री के पास दो चांसेज है। पहला चांसेज क्या है बताओ? ये वाला जो कार्बन है, ये वाला देखो, मैं यहाँ पर एक कर देता हूँ, ये वाला कार्बन। अभी 5 मेंबर रिंग है ना, जो साइकिल बनी हुई है 5 मेंबर रिंग है, 5 कार्बन है, आप काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 और 5, 5 मेंबर है। अब बताओ ये जो मैंने यहाँ पर ये वाला जो हाईलाइट किया है दूसरे कलर से, येलो के अलावा, ये वाले यहाँ पर ये 3 डिग्री है कि नहीं है? है। तो बताओ रीअरेंजमेंट के चांसेज है? बिल्कुल है। ये बताओ ये कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, तो एक क्या होगा? हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन बना रहा है तो यहाँ पर कौन सी शिफ्ट हो जाएगी? हाइड्राइड शिफ्ट। तो अगर मैं हाइड्राइड शिफ्ट करा देता हूँ, कौन सी शिफ्ट करा देता हूँ? हाइड्राइड शिफ्ट। तो हाइड्राइड शिफ्ट से ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, और जब H नेगेटिव निकलेगा तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये वाला H निकल कर कहाँ चला गया? वो CH2 पॉजिटिव के पास, तो क्या बन गया? CH3। कौन सा डिग्री कार्ब कैटायन बन गया? 3 डिग्री। तो एक चांस तो ये है कि 1 डिग्री कार्ब कैटायन से यहाँ से कौन सा कार्ब कैटायन बन गया? 3 डिग्री कार्ब कैटायन। लेकिन रिंग देखो पहले भी 5 की थी और अभी भी 5 की है। मैंने क्या कहा है? अगर 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग बनने के चांसेज है ना, बना दो, सोचो मत। 5 से 6 बनने के चांसेज है, बना दो। अब देखो यहाँ पर है कि नहीं है वो देखते हैं। तो एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन क्या होगी? देखो इसी में यही सेम लेता हूं मैं यहाँ पर। तो बच्चों मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर 5 मेंबर रिंग है, कौन सी मेंबर रिंग है? 5 मेंबर रिंग। और 5 मेंबर रिंग के बाहर कोई कार्बन पॉजिटिव है, खुश हो जाओ। देखो यहाँ पर कोई 5 मेंबर रिंग है, और 5 मेंबर रिंग के बाहर जो येलो किया है ना, देखो CH2 पॉजिटिव, कोई कार्बन पॉजिटिव है, तो वो 6 मेंबर रिंग होने के लिए तैयार है। अगर कोई 5 मेंबर रिंग है, उसके बाद कार्बन पॉजिटिव है, तो कितने मेंबर रिंग बनने के लिए तैयार है? वो 6 मेंबर बनने के लिए तैयार। सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर रिंग होती है। 7 मेंबर रिंग से भी ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर होती है। 8 मेंबर रिंग से भी ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर रिंग होती है। 6 मेंबर रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होती है यहाँ पर, है ना। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर आप लोगों को क्या देखना है? अगर 5 मेंबर रिंग है, तो 5 मेंबर रिंग से अगर 6 मेंबर रिंग बनने के चांस है, बना दो। कैसे करोगे? 5 मेंबर रिंग के बाहर अगर कार्बन पॉजिटिव दिख जाए तो खुश हो जाओ, 6 मेंबर रिंग बन सकती है। आप लोग क्या करना है? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। ये वाला जो मैंने ब्लू किया है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करना है। ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो बॉन्ड ब्रेक करने के बाद कोई इलेक्ट्रॉन एक देगा, कोई लेगा। तो यहाँ पर बाहर वाले पर तो लिख दो नेगेटिव, और यहाँ लिख दो पॉजिटिव। ये बॉन्ड ब्रेक करा, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन मान लो ये वाला कार्बन ले गया, तो यहाँ पर आ गया नेगेटिव और यहाँ पर आ गया क्या? पॉजिटिव। अब ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। अब बॉन्ड ब्रेक हो गया है, तो ये वाला जो, अब मैं इसको नंबरिंग कर रहा हूँ एक बार, देखो इनको मैंने नंबरिंग कर दिया, 1 2 3 4 5 और 6। 2 और 6 के बीच का बॉन्ड टूटा, तो 2 पर पॉजिटिव और 6 पर नेगेटिव। और अब मैं क्या करूंगा? 1 और 6 के बीच का बॉन्ड बना दूं, तो 6 मेंबर रिंग बन जाएगी नहीं बन जाएगी? अब देखो 1 और 6 के बीच का बॉन्ड मैंने बनाया, तो क्या बना? सुनना ध्यान से बच्चे, ये CH2। नंबरिंग दोबारा से कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब बताओ 2 पर कौन सा चार्ज आ रहा है? ऑलरेडी 2 पर आ रहा है पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया। 1 पर था पॉजिटिव और 6 पर था नेगेटिव। तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया? बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया? बिल्कुल बन गया। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए, बॉन्ड बन गया। तो 6 मेंबर रिंग बन गई कि नहीं बन गई? तो ये 6 मेंबर रिंग को वापस से और एक्सपेंड करके लिख देता हूँ। ये कोई सही तरीका नहीं 6 मेंबर रिंग लिखने का, पर आपको पहले दिखा रहा था तो ये लिख दिया। फिर मैंने क्या कर दी बेटा? नंबरिंग। नंबरिंग कर दी, तो 1
टू, थ्री, फोर, फाइव और सिक्स। और टू पर कौन सा चार्ज आ रहा है बच्चों? पॉजिटिव, तो टू पर लगा दो पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर 5 मेंबर रिंग थे, देखो एक तो यहाँ पर 1 डिग्री था तो 1 डिग्री से 3 डिग्री बना, और एक 5 मेंबर रिंग थे, इसी में क्या बन रहा है 6 मेंबर रिंग, तो कौन सा ज्यादा सही है? 1 डिग्री से 3 डिग्री हो गया रीअरेंजमेंट, और 5 मेंबर रिंग से 6 मेंबर रिंग हो गया रिंग एक्सपेंशन। तो रीअरेंजमेंट से ज्यादा कौन सा सही है? रिंग एक्सपेंशन, क्योंकि 5 मेंबर रिंग कम स्टेबल होती है और 6 मेंबर रिंग क्या होती है बच्चों? ज्यादा स्टेबल होती है। क्लियर है? तो इस तरीके से आप लोग कर सकते हैं। सर एक और क्वेश्चन कराओ, फिर हमको समझ में आएगा। ठीक है हम लोग, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक और हम लोग कराते हैं, देखो ऐसा ही लेते हैं। क्लियर? देखो एक्सपेंशन करा रहा हूँ अब सीधा मैं, है ना। दोबारा देखो, यहां पर मैंने क्या ले लिया? CH पॉजिटिव और CH3, एक ये लिया मैंने। 5 मेंबर रिंग है, बाहर क्या मिल गया आप लोगों को? पॉजिटिव चार्ज। तो 5 मेंबर रिंग बाहर पॉजिटिव चार्ज मिल गया, तो मैंने क्या कहा? रिंग रीअरेंजमेंट से पहले क्या करा? रिंग एक्सपेंशन। 5 से 6 बनने के चांसेस है बिल्कुल। तो क्या करोगे? ये वाला बॉन्ड ब्रेक करवाओगे, नंबरिंग कर दोगे 1 2 3 4 5 6। अब बताओ ये बॉन्ड ब्रेक कराओगे, बाहर वाले पर कौन सा दे दो? नेगेटिव, अंदर वाले पर कौन सा दे दो? पॉजिटिव। तो इनके बीच में बॉन्ड बन गया, बिल्कुल बन गया। तो 1 और 6 के बीच में जब बॉन्ड बना, तो देखो क्या बना यहाँ पर? 6 मेंबर रिंग हो गई, इसके बीच में बॉन्ड बन गया। नंबरिंग कर देता हूं मैं, 1 2 3 4 5 6। अब 1 और 6 के बीच में क्या बन गया बच्चों? बॉन्ड। और इसके साथ साथ टू पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है, ऐसा कैसे लगा दूं? और वन वाले पर देखो एक CH3 ग्रुप है, तो वन वाले पर CH3 ग्रुप है, तो ये लगा दिया मैंने। बताओ, तो 5 मेंबर रिंग से कौन सी मेंबर रिंग बना दी मैंने? 6 मेंबर रिंग। 1 और 6 के बीच में बॉन्ड बन गया। अब बताओ ये कौन सा कार्ब कैटायन है, देख कर बताओ। तो सबसे पहले तो 5 से 6 बनाई, तो मतलब मैंने क्या किया? रिंग एक्सपेंशन। अब 6 मेंबर रिंग तो स्टेबल हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर आप लोग ये वाला कार्ब कैटायन देख रहे हैं, तो ये वाला कार्ब कैटायन 2 डिग्री है। कैसे? ये वाला कार्बन 2 कार्बन से अटैच है ना, इधर नीचे, नीचे वाले से और ऊपर वाले से। अब बताओ ये वाला कार्ब कैटायन कौन सा है? 2 डिग्री। अगर मैं इधर जाता हूं तो इधर वाला थर्ड नंबर वाला कार्बन भी 2 डिग्री है। लेकिन अगर मैं फर्स्ट नंबर वाले कार्बन पर जाता हूं, तो फर्स्ट नंबर वाला कार्बन आप लोगों को दिख रहा है 3 डिग्री है। तो क्या अब रीअरेंजमेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। तो रिंग एक्सपेंशन तो हो गया 5 से 6। अब 6 मेंबर रिंग में क्या रीअरेंजमेंट हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। अभी 2 डिग्री कार्ब कैटायन है, 3 डिग्री बनने के चांसेस है। कहां से? ऊपर से। तो ऊपर से मैं क्या करूंगा? देखो यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन। यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्राइड शिफ्ट करके कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर वाला, ये फर्स्ट नंबर वाला कार्बन है, इसका हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ आ गया। हाइड्राइड शिफ्ट करके यहाँ आ गया, तो H- की शिफ्टिंग हुई, तो पॉजिटिव पर गया तो क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो यहाँ पर कौन सी शिफ्ट होगी? अब हाइड्राइड शिफ्ट। हाइड्राइड शिफ्ट होगी तो बताओ क्या होगा? एक दो बार करेंगे चीजें आ जाएंगे आप लोग। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ गया, बिल्कुल आ गया। यहाँ पर कौन था? CH3। और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव, क्योंकि हाइड्रोजन H- निकला है कि नहीं निकला था। तो अब ये कौन सा डिग्री बन गया? 3 डिग्री। तो बताओ पहले मैंने क्या किया? 5 से 6 मेंबर रिंग बनाई, और फिर 6 मेंबर रिंग में 2 डिग्री का पैटर्न बन रहा, तो 3 डिग्री बनने के चांसेस थे, तो रीअरेंजमेंट करा दी। पहले रिंग एक्सपेंशन, फिर रीअरेंजमेंट। 6 मेंबर रिंग से 7 मेंबर रिंग बनाने की कोशिश ना करें। एटलीस्ट नीट वाले बच्चे तो ना करें। कुछ पर्टिकुलर कंडीशन होती है जिसमें 6 से 7 बनाएंगे, अदरवाइज मैं क्या कह रहा हूँ, 6 मेंबर रिंग क्या होती है बेटा? स्टेबल होती है। तो 6 मेंबर रिंग को रिंग एक्सपेंशन नहीं करना है आप लोगों को, है ना। 4 से 5 बनानी है, 5 से 6 बनानी है। अगर बन सकती है तो, नहीं बन सकती तो फिर क्या ही कर सकते हैं। क्लियर? तो आप लोग ये कर सकते हैं, रिंग एक्सपेंशन करें। आपको समझ में आया अच्छी बात है, नहीं समझ में आया और भी अच्छी बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। ये चीजें इतनी बार करेंगे आप लोगों को पता लगता है। और कोई भी चीज हम लोग करते हैं तो स्टार्टिंग में तो डिफिकल्ट लगती है, और पढ़ाई तो वैसे ही किसी को मन नहीं करता है करने का, है ना। तो थोड़ा इंटरेस्ट लेकर आप लोग देखें, आप लोगों को जरूर समझ में आएगा। ऑर्गेनिक बहुत अच्छी हो जाएगी आप लोगों की, है ना। ये थोड़ा पेट रखें बस। आप लोगों को मैंने क्या कहा है, जो भी चीजें अब पढ़ा रहा हूँ, ये पढ़ा है, इसको 2 2 3 3 4 4 बार अपनी कॉपी में करके देखें, तब तक करके देखें जब तक कि आप लोगों से हो ना जाए। क्लियर? चलिए, तो बच्चों हम लोगों ने एक बेसिक क्लियर कर लिया है कि रीअरेंजमेंट कैसे करते हैं और रिंग एक्सपेंशन कैसे करते हैं। थोड़ा थोड़ा बेसिक आप लोगों को पता लग गया, थोड़ा थोड़ा भी समझ में आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो हम लोग 3 तरह की यहाँ पर रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। एक पढ़ने वाले सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक हम लोग पढ़ने वाले बच्चों एडिशन रिएक्शन, और एक पढ़ने वाले एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम से ही पता लग रहा है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मतलब कोई एक आएगा और दूसरे को क्या कर देगा बेटा? सब्स्टिट्यूट कर देगा ना।
तो अगर एक किसी दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कोई आकर ऐड हो गया केवल एडिशन रिएक्शन, और कोई अगर केवल एलिमिनेट ही हो रहा है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमिनेशन रिएक्शन। ना तीन तरह की रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बेटा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब कोई एक आएगा और दूसरों को क्या कर देगा, सब्स्टिट्यूट, जैसा नीट में होने वाला है। अगर आप लोग मेहनत नहीं करोगे, आईआईटी में होने वाला है, आप लोग मेहनत नहीं करोगे तो कोई दूसरा आएगा और आपको क्या कर देगा बेटा, सब्स्टिट्यूट कर देगा, क्योंकि आप लोगों के लिए तो कोई सीट रिजर्व है नहीं। जो जितनी मेहनत करेगा वही बटाटा रहेगा, अदरवाइज कोई दूसरा आएगा और आपको क्या कर देगा बेटा, सब्स्टिट्यूट। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब क्या होता है, एक आ रहा है और दूसरे को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट। अब अगर आपको याद हो, मैंने कल आप लोगों को तीन चीजें पढ़ाई थी आप लोगों को, या एक पढ़ा था इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल और एक होता है रेडिकल। इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल और रेडिकल। अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है ना बच्चों, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूट मतलब सब्स्टिट्यूशन। अगर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल कल बताया था आप लोगों को याद हो तो, ई पॉजिटिव से, प्रीवियस लेक्चर में आपको पढ़ा होगा ये, है ना। ये होता है इलेक्ट्रोफाइल। तो कोई अगर ई पॉजिटिव किसी इलेक्ट्रोफाइल को ही रिप्लेस कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कोई रेडिकल, पता था रेडिकल एक सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसके पास होता है, कोई रेडिकल किसी दूसरे रेडिकल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो बोलते हैं फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन मतलब पता लग गया, एक किसी दूसरे को कर रहा होगा। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को कर रहा है तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रेडिकल रेडिकल को कर रहा है तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल को कर रहा है तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मुझे लगता है इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल लिखा है ना मैंने, यहाँ पर देखो बच्चों नीचे आर एक्स होता है एल्काइल हैलाइड, यहाँ पर क्या लिखा बेटा मैंने, एनयू नेगेटिव। अब देखो ये एनयू नेगेटिव आएगा और इस एक्स नेगेटिव को क्या कर देगा, डिस्प्लेस, यहाँ से एक्स नेगेटिव निकल गया। तो जो एनायन होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल ही तो होते हैं, तो एक न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और इस एक्स नेगेटिव को क्या कर दे रहा है, खुद लग गया, आर एन यू बन गया देखो। और इस एक्स नेगेटिव को क्या कर दिया, डिस्प्लेस। तो एक्स नेगेटिव एनायन कल बताया था मैंने न्यूक्लियोफाइल होते हैं। ये देखना, अगर नहीं देखा है आप लोगों ने तो बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट। तो एक्चुअली में ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैंने लिखी है वो कौन सी है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिशन के लिए, वो हम लोग पढ़ेंगे, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है ना। आप नवीन सर से पढ़ेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे आप लोग किसी भी टीचर से पढ़े, अच्छे से पढ़े ना, अगर आप लोग पूरा दिल लगाकर पढ़े तो सब्जेक्ट आपको जरूर समझ में आ जाएगा, है ना। किसी भी चीज को अगर डेडिकेशन से अगर हम लोग चाहते हैं तो वो चीज जरूर मिलती है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपको पता लग गया, मैंने तीन तरह की लिखी है यहाँ पर, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एफआरएसआर, और एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एनएसआर। धीरे धीरे एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं बेटा, बेंजीन और उसके जो डेरिवेटिव होते हैं, बेंजीन जो होता है वो कौन सी रिएक्शन देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मैं यहाँ चैप्टर के नेम लिखते जाऊंगा ताकि आपको दिक्कत ना हो जब चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, है ना। एल्केन जो होता है, एल्केन हाइड्रोकार्बन जो होता है, आर एच एल्केन, है ना। आप पढ़कर आए, सी सिंगल बॉन्ड सी एल्कीन, डबल बॉन्ड एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड एल्काइन, है ना। तो जो एल्कीन होता है वो कौन सी रिएक्शन देते हैं बच्चों, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना। और जो एल्काइन हैलाइड होते हैं आर एक्स, वो कौन सी रिएक्शन देते हैं, एल्काइल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये 2019 का क्वेश्चन था नीट का, 2019 का। कुछ सिंपल चीजें हम लोग भूल जाते हैं। अच्छे, एक बच्चा है जिसका बहुत अच्छा रैंक आया था, तो ये क्वेश्चन गलत कर आया था, 400 के करीब रैंक था उसका नीट में, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन गलत करके आया। तो कितना सिंपल, पहले ही लिखवाया हुआ है, रिएक्शन मैकेनिज्म स्टार्ट हुई है। तो ये धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, तो थोड़ा सा आप लोग सिंसियरली अगर आप लोग पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो बेंजीन कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एल्केन फिर रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, और एल्काइल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रटे नहीं, अभी जैसे जैसे आगे आएगा अपने आप याद हो जाएगा आप लोगों को, है ना। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसे हम लोग क्या लिखने वाले हैं बच्चों, ESR। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से पता लग गया, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या करने वाला है बच्चों, सब्स्टिट्यूट करने वाला है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को अगर सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एक रिएक्शन लिखता हूँ, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव देंगे, तो मैंने यहाँ पर लिखा बेंजीन, ये मैंने बेंजीन बनाई, क्लियर है। इस बेंजीन में मैंने क्या डाला बच्चों, Cl2 और FeCl3, Cl2 और FeCl3। अगर आप लोग प्रीवियस लेक्चर देखेंगे तो आपको पता लगेगा जो FeCl3 होता है वो लुईस एसिड होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होता है। क्या होता है, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं बेटा, जितने भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो लुईस एसिड होते हैं ना, भिखारी। Fe ने 3 बॉन्ड बनाए हुए, 3 बॉन्ड बनाए मतलब 6 इलेक्ट्रॉन है, गरीब है कि नहीं, बिल्कुल गरीब है। इसकी जिंदगी में इलेक्ट्रॉनों की कमी है, FeCl3 क्या होता है, लुईस एसिड। लुईस एसिड होता है भिखारी, इलेक्ट्रोफाइल।
इनकी जिंदगी में इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, कमी, क्या होती है, कमी। तो यहां पर क्या होगा, अभी कैसे होगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन जहां पर भी आपको केमिस्ट्री में Cl2 और FeCl3 एक साथ दिखे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहां पर भी आपको Cl2 और FeCl3 एक साथ दिखे बच्चों, तो यहां से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करोगे Cl पॉजिटिव। कैसे वो मैं बताऊंगा, मैंने क्या कहा है केमिस्ट्री में जहां पर भी Cl2 और FeCl3 एक साथ दिखे, Cl पॉजिटिव बना दो। Br2 और FeBr3 एक साथ दिखे, Br पॉजिटिव बना दो। तो ये Cl पॉजिटिव क्या होता है बेटा, E पॉजिटिव जैसे ही है ना, गरीब है ना, बिल्कुल है। अब यहाँ पर क्या होगा, बेंजीन के ऊपर देखो, बेंजीन ने कितने बॉन्ड बनाया हुआ है, ये वाला कार्बन 3 बनाया है, तो एक बचा हुआ क्या होगा, हाइड्रोजन, बिल्कुल होगा हाइड्रोजन। तो यहां से क्या होता है, ये जो Cl पॉजिटिव आता है, और ये Cl पॉजिटिव यहां से किसको हटा देता है बेटा, H पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रोफाइल है, Cl पॉजिटिव गरीब है, E पॉजिटिव गरीब थे ना, तो इलेक्ट्रोफाइल आता है और H पॉजिटिव को हटा देता है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को क्या कर रहा है बच्चों, सब्स्टिट्यूट कर रहा है। तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल H पॉजिटिव हटा दिया, यहाँ पर क्या लग गया बेटा, Cl। तो Cl पॉजिटिव ने H पॉजिटिव को निकाल दिया। तो एक इलेक्ट्रोफाइल दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो बेंजीन में जब मैंने Cl2 और FeCl3 डाला, तो यहाँ पर बना क्लोरोबेंजीन, क्लोरो, क्लियर है, इलेक्ट्रोफिलिक। अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आप लोगों के पास था Cl2 और FeCl3। तो देखो यहाँ पर Cl2 और FeCl3 से आपको Cl पॉजिटिव बना, Cl पॉजिटिव होता है बेटा इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका मैकेनिज्म अगर मैं देखूं, तो मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या जनरेट होता है, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, लिखा हुआ है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होता है बच्चों, यहाँ पर देखो, आपके पास क्या है, Cl2 को मैंने क्या लिख दिया, Cl और Cl, और इसके साथ मैंने यहाँ पर लिख दिया बच्चों FeCl3। और अभी अभी मैंने बताया FeCl3 के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, और जिनके पास डेफिशिएंसी होती है ना बेटा, उन्हें बोलते हैं लुईस एसिड, करीब। अब बताओ, जिसके पास जिस चीज की कमी होती है, उसको उसी की तो चाहत होती है। आ रहा है बात में, नहीं आ रहा है। अब यहाँ पर Cl और Cl के बॉन्ड में वैसे तो आपको पता है कोई पोलरिटी नहीं है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, सेम है। तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर रहेंगे, बीच में रहेंगे। लेकिन ये जो FeCl3 है ना, ये गरीब है, इसको तो इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन। तो ये क्या करेगा, इस क्लोरीन के नेगेटिव चार्ज को तो बच्चों क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा। जो FeCl3 वो गरीब है, तो जो Cl2 में Cl है ना, उसके नेगेटिव चार्ज को तो क्या कर रहा होगा, अट्रैक्ट, और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर रहा होगा। और एक टाइम आएगा जब ये FeCl3 इसके कैसा डिसोसिएशन कराएगा, हिट्रोलाइटिक। हिट्रोलाइटिक मतलब एक स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लेकर चली जाएगी, होमो में दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर जाते थे, और हेट्रो में एक लेकर चला जाता है ना। तो ये FeCl3 Cl नेगेटिव को भगा कर ले जाएगा, और Cl नेगेटिव को भगा कर लेकर गया, तो यहाँ तो क्या बच गया, Cl पॉजिटिव। और ये जो FeCl3 ये किसको भगा कर लेकर गया, गरीब था ना, ये भगा ले गया Cl नेगेटिव को। दूसरे पेन से बना देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा दिखे, इसको भगा कर ले गया Cl नेगेटिव को। तो यहाँ पर क्या बन गया, Cl पॉजिटिव और FeCl4 नेगेटिव। तो ये तो मजे में आ गया। यहाँ पर ये जो जनरेट हुआ, इसे हम लोगों ने क्या बोला, इलेक्ट्रोफाइल। तो पहले स्टेप में किसका जनरेशन हुआ, इलेक्ट्रोफाइल का। सोचो Cl2 में Cl और Cl के बीच में पोलरिटी नहीं थी, लेकिन यहाँ पर पोलरिटी किसने ला दी, FeCl3 ने पोलरिटी ला दी, क्लियर है। और यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हो गया Cl पॉजिटिव। क्या जनरेट हो गया बच्चों, इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव, क्लियर। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल का क्या हो गया, जनरेशन। अब यहाँ पर देखो, आप लोगों के दूसरे स्टेप में क्या होगा, आपके पास बेंजीन नहीं, ये कौन सी रिंग है, बेंजीन रिंग। अब अगर बेंजीन रिंग में देखो बच्चों, बेंजीन रिंग में 3 पाई बॉन्ड है, जैसे एक पाई बॉन्ड ये रहा, और 2 इधर है ना। जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना, जो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, तो पाई बॉन्ड के पास तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ही है। जैसे किसी के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड है, तो पहला सिग्मा होता है, दूसरा पाई होता है। पाई बॉन्ड याद रखना बच्चों, वीक होता है। कैसा बॉन्ड होता है, वीक होता है ना। लेकिन यहाँ पर पाई बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है। 2 बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में, 2 बॉन्ड या 3 बॉन्ड है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा है। अब बताओ यहाँ पर कौन जनरेट हुआ है बच्चों, Cl पॉजिटिव जनरेट हुआ है, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये Cl पॉजिटिव कैसा है, गरीब, सोचो, है ना। अब गरीब है, सामने बेंजीन को देख रहा है। बेंजीन को जब ये देख रहा है, तो बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर कर है, इसके पास 3 3 पाई बॉन्ड है। तो बताओ, जो Cl पॉजिटिव होगा देख के खुश हो जाएगा ना। मान लो कोई गरीब है, तो 3 3 अमीर बंदे उसको दिख रहे हैं, तो खुश होगा कि नहीं होगा, जल्दी जाके अटैक करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल करेगा। तो ये जो Cl पॉजिटिव है, खुद कैसा है, गरीब, इलेक्ट्रॉन की कमी है। और बेंजीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड है कि नहीं, बिल्कुल है, 3 3 पाई बॉन्ड है। तो ये क्या चाहेगा, जल्दी से अटैक करना चाहेगा। अच्छा, मैं Cl पॉजिटिव हूँ, सोचो, तो मैं किस पर अटैक करूंगा, पॉजिटिव पर कि नेगेटिव पर, नेगेटिव पर अटैक करूंगा ना। तो यहां पर क्या होगा, ये बॉन्ड टूटता है,
एक जो पाई बॉन्ड है ना ये वाला, ये टूट जाता है, ये बॉन्ड टूट जाता है और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन एक स्पीशीज ले जाता है। मान लो ऊपर वाला बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले गया, ऊपर वाला क्या ले गया, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ले गया। तो देखो मैं यहाँ पर क्या करूँ, मान लो ये जो पाई बॉन्ड था, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन ले गया, ऊपर वाला। तो ऊपर वाले पर नेगेटिव और नीचे वाले पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। मान लो एक बार देखो यहाँ पर मैं बनाकर दिखाता हूँ आप लोग। ऊपर वाला ले गया बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, ये पॉजिटिव। तो बताओ ये Cl पॉजिटिव कहाँ पर अटैक कर जाएगा, यहाँ पर ही तो अटैक करेगा नेगेटिव पर। तो बताओ यहाँ पर क्या बनेगा, ये जो बना, यहाँ पर कौन आ गया बताओ, पॉजिटिव, नेगेटिव पर आ गया पॉजिटिव, तो यहाँ Cl आ गया। और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है। तो जब Cl पॉजिटिव ने क्या किया बेटा, अटैक किया, गरीब था ना, तो इस गरीब ने अगर इस वाले पर अटैक किया है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यही तो लेकर आ गया होगा, तभी तो नेगेटिव चार्ज आया होगा, ये ऊपर वाला है ना। तो नीचे वाले पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। क्लियर है। अब यहां पर आप लोगों ने देखा है कि सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन के ऊपर क्या किया बेटा, अटैक किया। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के ऊपर क्या कर रहा है, अटैक कर रहा है। अब जब अटैक हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको मैं नीचे लिखता हूँ। यहाँ पर कौन आया, Cl, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आया, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पर अगर आप लोग देख पा रहे हैं, पॉजिटिव सिंगल डबल पढ़ा चुका हूं मैं, रेजोनेंस। तो पॉजिटिव सिंगल डबल, यहाँ पर क्या हो गया, रेजोनेंस। तो यहाँ पर रेजोनेंस हुआ, तो यहाँ पर बताओ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए, यहाँ पर। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पर चले गए तो बताओ क्या बनेगा, रेजोनेंस में मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप लोग रेजोनेंस देख सकते हैं। तो Cl तो यहीं रहेगा। अब बताओ पॉजिटिव सिंगल डबल है, तो डबल बॉन्ड अगर यहाँ पर आ गया तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर शिफ्ट हो गया, यहाँ पर, और ऊपर एक डबल बॉन्ड है। वापस से देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल दिख रहा है। दोबारा देखो, पॉजिटिव सिंगल डबल, तो यहाँ रेजोनेंस होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा रेजोनेंस। तो रेजोनेंस में क्या होगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहाँ पर आएंगे, यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर आएंगे तो क्या होगा बताओ, यहाँ पर आएंगे तो ये बॉन्ड तो ऐसा का ऐसा, यहाँ पर Cl, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन आगे आ गए तो ये यहाँ पर आ गया, और यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। तो आप लोग देख रहे हो क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज पहले कहाँ था, यहाँ पर था, फिर कहाँ पर आया, यहाँ पर आया, फिर कहाँ पर आया, ऊपर आया। तो पॉजिटिव चार्ज रिंग में क्या कर रहा है बच्चों, मूव कर रहा है। तो यहाँ पर आप लोग अगर इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर बनाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर देखो Cl आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, Cl, और Cl आ गया, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ से कहाँ मूव कर रहा है पूरी रिंग में, Cl के बगल वाले कार्बन से बगल तक। तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, पूरी रिंग में मूव कर रहा है। कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, जहां पर आपका इलेक्ट्रोफाइल अटैक किया है ना, उसके बगल से बगल तक। जहां पर इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव अटैक किया, उसके बगल से बगल तक पूरा पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। क्लियर है। तो यहाँ पर ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा, ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ना बच्चों, इसे हम लोग बोलेंगे, देखो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का मिलकर बना है ना। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से जो मिलकर बनता है उसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड। तो इसके कुछ नाम है, इसके क्या क्या नाम है इस रेजोनेंस हाइब्रिड के, वो नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो या तो इसे बोल सकते हैं बेंजीनियम आयन, क्या बोल सकते हैं, बेंजीनियम आयन। या फिर इसे हम लोग बोलते हैं एरीनियम आयन। ये याद कर लेना, पूछ सकता है, एनसीईआरटी में दिया एरीनियम आयन। या फिर इसे बोलते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। या फिर इसे हम लोग क्या बोलते हैं, वीलैंड कॉम्प्लेक्स। ये सारे इसी के नाम है, बेंजीनियम आयन, एरीनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, वीलैंड कॉम्प्लेक्स। क्लियर है। तो यहां पर क्या हुआ, देखो पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ है, Cl2 और FeCl से Cl पॉजिटिव जनरेट हुआ है। दूसरे स्टेप में बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थी, Cl पॉजिटिव गरीब था बेचारा, देख रहा था, जल्दी से अटैक कर गया। जहां पर उसने अटैक किया उसके बगल वाले कार्बन पर यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, और वो पूरी रिंग में क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। तो जो बना है आयन उसे बेंजीनियम आयन, एरीनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, व्हीलेंट कॉम्प्लेक्स कह दिया। तो सेकंड स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल ने क्या किया बेटा, अटैक कर दिया। अब बताओ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अभी इलेक्ट्रोफाइल आ तो गया, लेकिन एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल गया नहीं, सब्स्टिट्यूट हुआ है क्या, अभी तक नहीं हुआ। तो तीसरे स्टेप में क्या होगा, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। पर जो आया था वो नहीं जाएगा, जो है वो जाएगा। कैसे, यहाँ पर देखो, तीसरे स्टेप में क्या होगा, सुनना सही बच्चे ध्यान से, बहुत आसान सा स्टेप है, बस ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर Cl और यहाँ पर कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव। देखो इलेक्ट्रोफाइल के अटैक करने से यही तो हुआ था। अगर ये वाला देखो, ये वाला देख रहे हो, इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया था, Cl आ गया था, जहां पर आया था उसके बगल में कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। अब सही बच्चे देखो यहाँ पर, मुझे बताओ जो बेंजीन होता है वो एरोमेटिक होता है। बेंजीन कैसा कंपाउंड है, एरोमेटिक। और एरोमेटिक कंपाउंड मैंने कहा था काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। पर जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक हुआ, बताओ ये एरोमेटिक रहा, ये एरोमेटिक नहीं रहा।
6 पाई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है इसके पास। इसके पास 3 पाई बॉन्ड है ना, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे। जबकि यहाँ पर कितने पाई बॉन्ड बचे? अब 2 पाई बॉन्ड बचे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक नहीं रहा। तो कोई भी कंपाउंड अपनी एरोमेटिसिटी को लॉस करना नहीं चाहता, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, काफी ज्यादा स्टेबल होते हैं। कुछ रिएक्शन कंडीशन ऐसी नहीं है, बात अलग है, लेकिन जनरली एरोमेटिसिटी को कोई भी लूज नहीं करना चाहता है। तो एरोमेटिसिटी को ये वापस से गेन करना चाहते हैं। वापस से गेन करने के लिए क्या होगा, सुनना ध्यान, सच्चे ध्यान से। ये वाला कार्बन है, इसमें के 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं ना, तो इससे कभी हाइड्रोजन लगा होगा कि नहीं लगा होगा? बिल्कुल लगा होगा। अब देखो, कोई भी रिएक्शन होगी ना केमिस्ट्री में, बेचारा एच ही निकलता है, एच ही कुर्बानी देता है जल्दी से, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, बेंजीन के इस वाले सीएल जहां पर आया है, इलेक्ट्रोफाइल जहां पर आया ना, सीएल पॉजिटिव आया था, वहां पर जो हाइड्रोजन है उसको क्या करना पड़ेगा, अपने इलेक्ट्रॉन देकर निकलना पड़ेगा। अपने इलेक्ट्रॉन देकर निकलना पड़ेगा। अब जब ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले लेगा, तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और आपने क्या निकाल दिया अभी, यहाँ से निकल गया एच प्लस। एच प्लस निकला है, ये अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन देकर निकला है। अब जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन अपने देकर निकलेगा तो क्या होगा, देखो बच्चों, यहाँ पर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जब ये देकर निकलेगा, यहाँ पर तो था ही, यहाँ पर सीएल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव। यहाँ पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव क्या बना लेगा, बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा एक। और यहाँ पर क्या आ गया, सीएल। और बताओ एच पॉजिटिव निकल गया कि नहीं निकल गया। तो सेकंड स्टेप में सीएल पॉजिटिव आया, इलेक्ट्रोफाइल आया। और थर्ड स्टेप में एच पॉजिटिव निकल गया। तो सीएल पॉजिटिव एच पॉजिटिव को क्या कर रहा है, सब्स्टिट्यूट कर रहा है, तभी तो बोला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर, सीएल पॉजिटिव आ रहा है और एच पॉजिटिव थर्ड स्टेप में जा रहा है, तो ये निकल गया, यहाँ पर एक क्लोरोबेंजीन बन गया। अब सुनना जानते, कौन निकला यहाँ से, एच पॉजिटिव। कौन निकला यहाँ से, एच पॉजिटिव निकला। और ऊपर देखो क्या बना था फर्स्ट स्टेप में, FeCl4 नेगेटिव बना था कि नहीं बना था, FeCl4 नेगेटिव। तो यहाँ पर एच पॉजिटिव और FeCl4 नेगेटिव। तो यहाँ से H प्लस और Cl नेगेटिव ये ले लेगा, Cl नेगेटिव ये ले लेगा, तो क्या बन जाएगा, HCl, और क्या बच जाएगा, FeCl। वापस से लुईस एसिड बन गया। वापस से लुईस एसिड बन गया, FeCl3 वापस से Cl2 को तोड़ेगा Cl पॉजिटिव में। वापस से Cl पॉजिटिव क्या करेगा, अटैक करेगा, और वापस से फिर H पॉजिटिव निकलेगा। क्लियर है। तो यहाँ पर ये रिएक्शन कितने स्टेप में हुई बच्चों, 3 स्टेप में, है ना। तो जब आप लोगों को पता लग गया बेंजीन और उसके डेरिवेटिव जो होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, तो मैंने बेंजीन लिखा, Cl2 और FeCl3 से पहले क्या बनाओ, Cl पॉजिटिव। फिर Cl पॉजिटिव का बेंजीन के ऊपर क्या कराओ, अटैक कराओ। और फिर थर्ड स्टेप में H प्लस को क्या करो बेटा, रिमूव करो। 3 स्टेप में रिएक्शन होगा। एक चीज आपने नोटिस की होगी, पहले इलेक्ट्रोफाइल आया है और फिर H पॉजिटिव जा रहा है। ऐसा तो नहीं हुआ है ना कि पहले H पॉजिटिव गया और फिर Cl पॉजिटिव आया ना। पहले जो इलेक्ट्रोफाइल है वो आकर अटैक करेगा, और फिर वो किसको निकालेगा, एच से निकालेगा H प्लस को। ऐसा नहीं कि H प्लस पहले गया फिर खुद आया, छुपके काम नहीं करेगा। पहले अगर मैं Cl पॉजिटिव हूँ ना, इलेक्ट्रोफाइल हूँ, तो पहले मैंने बेंजीन के ऊपर अटैक किया और फिर कहा H को भैया निकलो। आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। तो पहले इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर रहा है, फिर H को निकाल रहा है। तो यहाँ पर एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन क्या बनने वाला है, मैं आपको बताऊंगा, ये जल्दी से आप लोग नोट कर। तो सब्स्टिट्यूशन में अगर इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रोफाइल को कर रहा है, तो इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल को कर रहा है, न्यूक्लियोफिलिक रेडिकल रेडिकल को कर रहा है, फिर रेडिकल, है ना। पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन हुआ, Cl पॉजिटिव बना, फिर Cl पॉजिटिव ने अटैक किया, एच से आया। और फिर थर्ड स्टेप में H पॉजिटिव कहता है भैया निकलो, तो H पॉजिटिव बाद में निकला है, पहले Cl पॉजिटिव आया है। क्लियर, चलो। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो अभी क्वेश्चन क्या आता है, सही बच्चे सुनना ध्यान से। आपके पास क्या है, एक तो बेंजीन है, देखो C6H6। बेंजीन के ऊपर देखो सभी पर हाइड्रोजन है, ये रहा C6H6। एक क्या है, C6D6, बेंजीन बनाया वही, और H की जगह क्या लगे हुए, डी, ड्यूटेरियम। और एक है C6T6, वही बेंजीन बना हुआ है, और बेंजीन पर सभी पर क्या लगा हुआ है बेटा, टी, ट्रीटियम, है ना। तो एक बार तो हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक ड्यूटेरियम लगा हुआ है, एक बार ट्रीटियम लगा हुआ है। और इसमें बोला है आपको क्या बताना है, इस क्वेश्चन में आपको बताना है रेट ऑफ ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की। क्या बताओ बेटा, रेट बताओ कि बेंजीन, अब H की जगह डी हो और H की जगह टी हो, तो इनमें से कौन ये रिएक्शन क्या देगा बेटा, जल्दी देगा, और कौन रिएक्शन ये फास्ट देगा। तो सुनना ध्यान से सही बच्चे, यहां पर क्या है, आप लोग पढ़कर आए हैं, अगर आप लोग 12th क्लास में तो आपने काफी बार पढ़ा होगा, 11th क्लास में है तो थोड़ा सा आप लोगों को पेशेंसली समझना है रेट क्या होता है ना। क्लियर है। जैसे
सबसे पहले सुनना ध्यान से, जो 12th वाले बच्चे हैं उनको तो पता होगा कि केमिकल काइनेटिक में हम लोगों ने पढ़ा है रेट कैसे निकालते हैं। जो 11th वाले बच्चे जो देख रहे हैं वो, या फिर जो कभी पढ़कर ही नहीं आए हैं वो देख रहे हैं, तो उनके लिए सुन लो ध्यान से कि मान लीजिए कोई एक रेस हो रही है और उस रेस में 10 एथलीट दौड़ रहे हैं। क्लियर है? अब 9 एथलीट तो बहुत बेहतरीन से भाग गए, एक हमारे जैसा था आराम आराम से आ रहा है। आप बताओ रेस जो होती है वो कब तक खत्म नहीं होती? जब तक कि वो 10वां एथलीट पहुंच ना जाए तब तक रेस खत्म नहीं होती। तो उस रिएक्शन की जो रेट है ना, वो किस पर डिपेंड करेगी? वो डिपेंड करेगी जो सबसे स्लो आ रहा था। रेस तब तक खत्म नहीं होगी जब तक कि वो स्लो वाला भी पहुंच ना जाए। तो किसी भी रिएक्शन की जो रेट होती है वो किस पर डिपेंड करती है? सबसे स्लोएस्ट स्टेप पर। तो रिएक्शन का जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है ना, सबसे स्लोएस्ट स्टेप, आपको एक रिएक्शन हो रही है 3 स्टेप में हो रही है, 2 स्टेप फास्ट है और एक स्लो है। तो अगर पूछा जाए रिएक्शन की रेट इनमें से किस स्टेप पर डिपेंड करेगी, तो आप बोलोगे जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप है। तो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। किसी भी रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइन करेगा वो कौन सा स्टेप करेगा बेटा? स्लोएस्ट स्टेप। क्लियर है? अब सुनना, यहां पर क्या हो रहा था मैं आपको बता दूं कि अगर मैं आपसे पूछूं, अगर आपके पास एक सी एच बॉन्ड है, एक सी डी बॉन्ड है, और एक कौन सा बॉन्ड है बच्चों? सी डी। तो अगर मैं बॉन्ड स्ट्रेंथ पूछूं ना, बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो किसकी ज्यादा होती है? सी एच से ज्यादा सी डी से ज्यादा सी टी। मतलब कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, कार्बन ड्यूटेरियम का बॉन्ड धीरे टूटेगा, और कार्बन ट्रिटियम का बॉन्ड और धीरे टूटेगा। आ रहा है? बात समझ में नहीं आ रहा है? ये बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होता है। लेकिन इस रिएक्शन का जो रेट होता है ना, वो कभी भी थर्ड स्टेप नहीं होता। थर्ड स्टेप में देखो क्या हुआ था, थर्ड स्टेप में एच का निकलना हुआ था कि नहीं हुआ था? इलेक्ट्रोफाइल का ये एच पॉजिटिव निकल रहा था कि नहीं निकल रहा था? तो यहाँ पर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है ही नहीं, कि जो एच पॉजिटिव निकल रहा है वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही। आ रहा है? बात समझ में नहीं आ रहा है? तो यहाँ पर एच प्लस का निकलना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं। तो अगर मैं रेट ऑफ ESR पूछूं, तो अगर इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल आता है तो पहले इलेक्ट्रोफाइल क्या करता है? अटैक करता है ना। यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। तो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, इसका निकलना नहीं है, यहाँ से इसका और इसका और इसका। तो बताओ सी एच सी डी और सी टी में से सी टी बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होती है? मजबूत होती है ना। तो ये बॉन्ड धीरे टूटेगा। लेकिन रेट इस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। रेट क्या है? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करना। इलेक्ट्रोफाइल तो तीनों में आ रहा है। क्लियर? अगर ऐसे होता कि पहले एच जाता, अगर सोचो ऐसे होता पहले एच जाएगा तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, तो कौन जल्दी रिएक्शन दे देता? सी सी का सिक्स जल्दी दे देता, क्योंकि सी एच वाला बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा ना, तो फिर इलेक्ट्रोफाइल आ जाएगा। सी डी वाला थोड़ा टाइम लगाएगा, सी टी वाला और टाइम लगाएगा, तो रेट किसकी ज्यादा हो जाती है? सी सी का सिक्स की। लेकिन ये टूटना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं। तो यहां पर मैंने लिखा हुआ है सी एच बॉन्ड ब्रेकिंग इज नॉट इन्वॉल्व इन रेट डिटरमाइनिंग। सी एच सी डी और सी टी बॉन्ड टूटना ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही नहीं इसमें। तो ये धीरे टूटे या आराम से टूटे, इस पर तो रेट डिपेंड ही नहीं कर रही। तो तीनों की रेट क्या आ जाएगी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बच्चों? बराबर आ जाएगी। क्लियर है? तो अगर पूछा जाए सी सिक्स एच सिक्स सी डी सी सिक्स डी सिक्स और सी सिक्स डी सिक्स, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहे हैं, कौन जल्दी देगा? तो ये तीनों ही लगभग क्या देंगे? इक्वल। और आप बोल दोगे क्योंकि सी एच सी डी और सी टी बॉन्ड का ब्रेक होना रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है ही, और इलेक्ट्रोफाइल पहले आएगा फिर ये टूट कर जाएंगे, और ये टूटना रेट पर डिपेंड ही नहीं करता है ना। क्लियर है? तो जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा वो तो हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है तीनों में आ जाएगा सेम पोजीशन पर। फिर जो एच जा रहा है डी जा रहा है टी जा रहा है उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। क्लियर? तो बेटा ये थोड़ा सा आप लोग अच्छे से पढ़ें ताकि आप लोगों को चीजें अच्छे से क्या हो जाए, क्लैरिफाई हो जाए ना। और ट्राई करें कि आप लोग थोड़ा मन लगाकर पढ़ें, क्योंकि जनरली हम लोग अभी जिस एज में होते हैं ना, पढ़ाई के अलावा हम लोगों को सारे काम अच्छे लगते हैं जिस एज में अभी हम लोग हैं। क्लियर है? पढ़ाई कराने में हम लोग तो बहाने दे देंगे, मस्ती करवा लो, दोस्तों के साथ घुमा लो, या फिर XYZ और भी इतनी सारी चीजें होती हैं वो करवा लो, उसमें कोई दिक्कत? ये तो नो, सारे काम करने में मजा आता है। और इस टाइम पर तो आजकल एक नया ट्रेंड चला हुआ है, बच्चे पूरा डाइवर्टेड रहते हैं, परेशान रहते हैं। अरे पढ़ाई पढ़ाई की वजह से परेशान नहीं है, किसी और कारण की वजह से परेशान है। भाई साहब ये सारे चक्कर आप लोग छोड़ दो। वो कहते हैं ना, मेरे नाम के साथ तेरे नाम का सहारा चाहिए। समझ गए ना तुम? या फिर कुछ और इशारा चाहिए? तो ये सारे जो भी चक्कर चल रहे हैं ना, ये सारे क्या कर दो, ये छोड़ दो। ये सारी चीजें छोड़ दो, अभी इसकी जरूरत ही नहीं है। अभी आप लोगों का क्या है बेटा? करियर मेकिंग टाइम है। और करियर मेकिंग टाइम में क्या होता है? करियर मेकिंग टाइम में जितना ज्यादा आप लोग
जितना ज्यादा आप लोग अपने एम पर फोकस रखेंगे ना, उतना अच्छा करियर होगा। कॉलेज में जाके करना ना सब कुछ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। कॉलेज में आकर खूब मस्ती करना, कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन अभी करियर मेकिंग टाइम है ना। अभी हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो बहाने बना देंगे, क्लियर है, कि हमारे साथ ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है, ये दिक्कत आ रही है। भाई ऐसा नहीं करना है। आप लोग बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। तो जब आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो अच्छे से पढ़ाई करें, कोसने से कोई फायदा नहीं। और मस्ती का टाइम आएगा, अभी 2 3 4 महीने आप लोगों के एग्जाम नियर आए हैं। तो अच्छे से आप लोग पढ़ो, मेहनत करो, टीचर के साथ चलो, टीचर की बात मानो, पेरेंट्स की बात मानो, वो कभी भी गलत नहीं। थोड़ा दिक्कत होगी, अभी करियर बनाना है यार, सेटल होना है ना, नहीं तो लाइफ टाइम टेंशन रहेगा यार, क्या करना है क्या नहीं करना है। और आपके फील्ड में तो अब और बहुत ज्यादा कंपटीशन हो गया है। तो 3 4 5 6 महीने, 1 साल 2 साल अपने करियर के लिए अच्छे से दे दो। एक बार आप लोग एक अच्छे कॉलेज में घुस गए तो 3 4 5 साल मजे करना ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। सब अपने आप हो जाता है, पढ़ाई भी हो जाती है और मस्ती तो खूब चलती चलती है। पेरेंट्स भी आप लोगों को नहीं टोकेंगे कि क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, है ना। क्लियर। तो थोड़ा सा आप लोग मेहनत करो, कोई दिक्कत वाली, ये भी जो अभी चल रहे हैं ये सारी चीजें छोड़ दो, भूल जाओ, इन टेंशनों में पढ़ना ही नहीं है। अभी केवल और केवल एक टेंशन लेनी है हम लोगों को, क्या? वो है पढ़ाई, है ना। तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लो इसको। अब देखिए, मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, अगर आप लोगों को पता हो, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव कौन सी रिएक्शन दे रहे हैं, अभी मैंने बताया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, बेचारा गरीब आ रहा है। अब सोचो, अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल हूँ, भिखारी हूँ, ई पॉजिटिव। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है बच्चों? ई पॉजिटिव, सोच के देखना। मैं इलेक्ट्रोफाइल हूँ, ई पॉजिटिव क्या होता है? गरीब, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। अब सामने दो लोग खड़े हुए हैं, एक के पास इलेक्ट्रॉन भर भर के है और एक खुद गरीब है। तो बताओ, मैं अगर ई पॉजिटिव हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं किसके पास जाना चाहूंगा? इलेक्ट्रोफाइल अगर मैं हूँ, एक मेरे सामने कौन खड़ा है जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर भर कर है, और एक ऐसा है जो बेचारा खुद गरीब है। तो मैं जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी उसके पास जाना पसंद करूंगा ना, क्योंकि मैं खुद गरीब हूँ ना, ई पॉजिटिव। तो गरीब गरीब के पास थोड़ी जाना पसंद करेगा। क्लियर है। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, सुनना ध्यान से। ये एक बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप। ये मैंने इंडक्टिव फैक्ट और मेजोमेरिक फैक्ट में पढ़ा चुका हूँ। तो बेंजीन रिंग है, थोड़ा जोर से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे से, है ना। ऑर्गेनिक बहुत चुटकियों में हो जाएगी आप लोगों को। तो बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन खींचने वाले ग्रुप लगे, और मैंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं ना, तो बेंजीन रिंग पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। मैंने कहा था प्लस, जो माइनस आर या माइनस एम है, वो किस पर लगता है बेटा? फोर्थ और पैरा पोजीशन पर, मेटा पर नहीं लगता। अब मैंने बेंजीन पर कोई इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगाया है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगाया, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ पर आएगा? ऑर्थो और पैरा पर। बेंजीन ऐसे कैसा? और यहाँ पर कौन सा ग्रुप लगा दिया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप मतलब क्या कर रहा है? जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है बच्चों? डोनेट कर रहा है। अब ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो डोनेटिंग ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा भैया, ये पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी आएगी नेगेटिव, ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आ जाएगा? ऑर्थो और पैरा पर। तो ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये मान लो प्लस आर और प्लस है। क्लियर है। तो विड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं? विड्रॉइंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचेंगे ना बेटा, विड्रॉ करेंगे। तो बताओ, बेंजीन रिंग पर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। और डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो बेंजीन रिंग पर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। अब आप खुद बताओ, ये कौन सी रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम लोग सोचो इलेक्ट्रोफाइल, सोच के देखो। मैंने एक बार किसको देखा? ए को। ए बी सी कर देता हूं। मैंने ए को देखा, बी को देखा और सी को देखा, ए बी सी। अब खुद बताओ, हम लोग ई पॉजिटिव है, गरीब है। अब मैंने तीनों को देखा, ए बी और सी। आप खुद बताओ, हम लोग किसके पास जाना चाहेंगे? ए के पास, बी के पास या सी के पास? खुद गरीब है हम लोग। वेरी गुड, सी के पास। सी पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, मजा आ जाएगा ना। तो आप लोग किसके पास दौड़ कर जाना चाहोगे? सी के पास। फिर बताओ, आप लोग किसके पास जाना चाहेगा इलेक्ट्रोफाइल? ए के पास या बी के पास? अब बी के पास ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, और ए के पास पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव से अच्छा तो मैं बी के पास जाऊंगा ना, कम से कम नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव भी तो नहीं है। तो किसके पास इलेक्ट्रोफाइल जाना चाहेगा? बी के पास, और सबसे कम ए के पास। क्लियर है। तो आप मुझे बताओ कि जब बेंजीन रिंग पर मैं खींचने वाले ग्रुप लगा दूं, तो इलेक्ट्रोफाइल को मजा आएगा क्या? नहीं आएगा। खींचने वाले ग्रुप लगा दिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, बेंजीन रिंग पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रोफाइल का देखकर ही मूड खराब हो जाएगा कि यार इसके पास खुद के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मैं कैसे जाऊं? जाना चाहेगा कि नहीं? तो अगर मैंने बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिए, तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग को बोलते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं बेटा, उन्हें क्या बोलते हैं? मैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्यों बोलता हूँ? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को डीएक्टिवेट कर दिया टूवर्ड्स बेंजीन रिंग।
इसमें पॉजिटिव चार्ज ला दिया, अब इलेक्ट्रोफाइल जाना ही नहीं चाहेगा, बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा। क्लियर है? और जाएगा भी तो बताओ किस पोजीशन पर जाएगा, ऑप्शन ही नहीं है बेचारा, किसके पास जाएगा यहाँ पर, मेटा पोजीशन पर जाएगा। तो ये जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं ना, अब पॉजिटिव ऑर्थो पैरा पर तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, बेचारा इलेक्ट्रोफाइल जाएगा भी, वैसे तो मन ही खराब हो गया, पर जाएगा तो किसके पास जाएगा, मेटा पोजीशन पर। तो जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं बेटा, वो कैसे डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर है? और अगर ये सी वाले को देख ले, ओ हो मजा ही आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पर भर भर कर, खुश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं, वो एक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल को एक्टिवेट कर रहे हैं टूवर्ड्स बेंजीन। आओ भाई, हमारे पास नेगेटिव चार्ज है। क्लियर है? और कहां पर है, ऑर्थो और पैरा पर। तो ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां जाएगा, तो ऑर्थो पर या पैरा पर? तो ये होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्ट। रेजोनेंस इफेक्ट में पढ़ा चुका हूं आप लोगों को। क्लियर है? तो जब बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला ग्रुप लग जाएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो और पैरा पर नहीं जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आया पड़ा, जाएगा तो किस पर जाएगा, मेटा पर, मजबूरी में। बेंजीन बेंजीन है, और बेंजीन पर अगर डोनेटिंग ग्रुप लग जाए तो ऑर्थो या फिर पैरा, कोई दिक्कत वाली बात। तो कौन कौन से ग्रुप खींचने वाले होते हैं और कौन कौन से ग्रुप देने वाले होते हैं ना, एक्टिवेटिंग और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है कौन कौन से, तो यहाँ पर लिखा है मैंने। जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना, वो कौन कौन होते हैं, NH2 OH OR NH CO CH3। यहाँ से अगर N से जुड़ा हुआ है तो वो डोनेट करेगा, जैसे NH2 है ना, ये भी NH2 है, H हटकर बस ये ग्रुप और लग गया, CH3। ये सारे कौन से ग्रुप होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन बच्चों डोनेट करेंगे। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं, NO2 CN CHO COH CCl3 के इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, सॉरी, ये जो लास्ट वाले हैं वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, खींचते हैं ये सारे, है ना। तो जो डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ऑर्थो पैरा पर पॉजिटिव चार्ज ला दिए तो कौन सा डायरेक्टिंग, पैरा डायरेक्टिंग, है ना। तो बताओ इलेक्ट्रोफाइल कब जाना चाहेगा, जब बेंजीन रिंग पर देने वाले ग्रुप लगे, खींचने वाले ग्रुप लगे। इलेक्ट्रोफाइल खुद गरीब है, तो बेंजीन रिंग पर जितने ज्यादा देने वाले ग्रुप लग जाएंगे, बेंजीन रिंग पर चार्ज डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ जाएगी, और नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ गई तो इलेक्ट्रोफाइल खुश होकर जाएगा। क्लियर है? तो आप मुझे बताना यहाँ पर, देखो मैंने यहाँ पर 3 ऑप्शन लिखे हैं, ABCD 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, देखो ऊपर जो रेट है ना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कब ज्यादा होगी, जब बेंजीन रिंग पर कौन से ग्रुप लगे, प्लस M और प्लस I। जब देने वाले ग्रुप लगेंगे बेंजीन रिंग पर तो रेट ज्यादा होगी, और जब -M और -I लग गए, खींचने वाले ग्रुप लग गए, तो रेट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है? देने वाले लग गया तो मजा आ जाएगा ना, नेगेटिव चार्ज डेंसिटी होगी, इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से अटैक करेगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मैंने ऑप्शन बनाया, यहाँ पर आपके पास ABCD, A B C और D। अच्छा एक चीज सही बच्चे सुनना ध्यान से, जो बेंजीन रिंग पर अगर हेलोजन लग जाए, क्लोरीन लग जाए, ब्रोमीन लग जाए ना, तो जनरली जो हेलोजन होता है ना, वो मैं यहाँ पर साइड में बता देता हूँ आप लोगों को अलग से। वैसे मैंने इफेक्ट में भी बता दिया आप लोगों को, फिर यहाँ पर भी देख लो, अगर आपके पास क्या है, Cl है, क्लियर, हेलोजन है, तो लोन पेयर सिंगल डबल रेजोनेंस होगा, ये यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, फोर्थ और पैरा पर। तो Cl का कौन सा इफेक्ट होता है, Cl के 2 इफेक्ट होते हैं, रेजोनेंस में तो होता है +R, और इंडक्टिव में होता है -I। तो अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पर आ रहा है, क्लोरोबेंजीन पर, है ना, तो इलेक्ट्रोफाइल किसके अकॉर्डिंग आएगा बेटा, +R के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आएगा, +R के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोफाइल आएगा। मतलब कहां पर आएगा, +R अगर मैं देखूं तो देने वाला है, देने वाला है तो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पर पोजीशन पर है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहाँ पर, या तो किस पोजीशन पर आएगा, ऑर्थो पर आ गया, या फिर किस पोजीशन पर आएगा, पैरा पोजीशन पर। क्लियर है? लेकिन अगर डोमिनेटिंग पूछूं तो -I क्या होता है, ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। वैसे आपको मैं पढ़ा चुका हूं कि रेजोनेंस और इंडक्टिव इफेक्ट में से रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, लेकिन बेंजीनिंग पर क्लोरीन लग जाए तो रेजोनेंस और इंडक्टिव में से इंडक्टिव ज्यादा डोमिनेटिंग होता है। तो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल तो +R के अकॉर्डिंग आएगा, लेकिन पूछा जाए डोमिनेटिंग कौन सा है तो वो -I है। कौन सा है, खींचने वाला, है ना। चलो, तो ABCD आपके पास है, तो मैंने पूछा रेट ऑफ ESR, रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्लियर है? तो मैं अभी ये हटा देता हूँ, ABC में देखते हैं। क्लियर? अब देखो आप लोगों को पता है कि ये जो ग्रुप होता है, ये OH ग्रुप जो होता है, NH2OH OR, देखो ऊपर लिखा हुआ है ना, NH2OH OR, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। कैसा ग्रुप है बच्चों, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, बेंजीन सिंपल है। और जो Cl होता है ना,
इसका प्लस आर और माइनस आई में से कौन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, अभी बताया, प्लस आर और माइनस आई में से कौन ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, माइनस आई, पता है। तो बताओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से रट लेना है इसको, आ सकता है अपने कॉम्पिटिशन एग्जाम में। तो मैंने क्या कहा था, रेट किसकी ज्यादा होगी, देने वाले की या खींचने वाले की, देने वाले की। तो सबसे ज्यादा देने वाला कौन है, ए। ये ओएस देने वाला है तो नेगेटिव चार्ज आएगा, तो इलेक्ट्रोफाइल जल्दी आएगा। फिर कौन हो जाएगा, अब सी में माइनस आई ज्यादा डोमिनेटिंग है तो खींचेगा ना, तो उससे सही तो कौन है, बी। और फिर कौन हो गया, सी। तो बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में से कौन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जल्दी देगा, बेंजीन, रट लेना। बेंजीन और क्लोरोबेंजीन में से कौन जल्दी देगा, बेंजीन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे देखो, मैंने बहुत सारे बना दिए, अब बताओ जल्दी से। सबसे पहले मैं जिनको इस तरीके से हाईलाइट कर रहा हूँ वो वाले ग्रुप बता दो। क्लियर है, देने वाले हैं, तो देने वाले हैं तो ये हो गया प्लस आर, दूसरे पेन से लिखते हैं। ये कौन सा हो गया, प्लस आर। ये भी कौन सा हो गया, प्लस आर। ये कौन सा हो गया, प्लस आर। और ये किससे देता है, हाइपर कॉन्जुगेशन से। मैं बता चुका हूँ, बेंजीन पर अगर CH से लगे, हाइपर से देता है। अब मैंने आपको बता दिया, जो प्लस आर होता है वो सबसे ज्यादा किसका होता है, NH2 का। देने में भी, इनमें भी कौन ज्यादा देगा, NH2, फिर कौन देगा, OH, फिर कौन देगा, OR। अब मुझे बताओ, रेट क्या होगी ESR की, जो देने वाले ग्रुप है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जितना ज्यादा देगा नेगेटिव चार्ज डेंसिटी उतनी ज्यादा आएगी, इलेक्ट्रोफाइल उतनी जल्दी दौड़कर आएगा। तो रेट ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अगर मैं पूछूं, सबसे ज्यादा किसकी होगी, ए की। नहीं, ए नहीं, NH2OH OR में से किसकी ज्यादा है, NH2 की। तो NH2 कौन हो गया, सी, ये ज्यादा देगा। फिर कौन देगा, OH, ए देगा। फिर कौन देगा, OR, फिर कौन देगा, जी देगा। जी है ना, OR हो गया, OCH3 को OR। रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस वाला ज्यादा देता है, हाइपर वाला कम देता है, तो इसलिए कौन आ गया, H आ गया। आ गया। उसके बाद अगर मैं देखूं तो यहाँ पर देखो, मैं येलो कर रहा हूँ, ये खींचने वाला है, ये खींचने वाला है, और ये खींचने वाला है, ये सारे खींचने वाले हैं। तो येलो वाले खींचने वाले हैं, तो उससे पहले कौन आ जाएगा, ई। कम से कम दे नहीं रहा तो खींच भी तो नहीं रहा भैया। अब खींचने वाले की अगर मैं बात करूं तो कौन सा, ये NO2 हो गया, माइनस आर। ये हो गया माइनस आर, और Cl का प्लस आर, और माइनस 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 आई। तो रेजोनेंस से वो क्या करेगा बेटा, ज्यादा खींचेगा ना। ज्यादा खींचेगा तो इन तीनों में से कौन कम खींच रहा है, बी, डी और एफ में से कौन कम खींच रहा है, एफ वाला माइनस आई से खींच रहा है, और बी और डी वाला माइनस आर से खींच रहा है। माइनस रेजोनेंस से तो बहुत ज्यादा खींचेगा वो, है ना। तो उससे ज्यादा सही तो कौन है, एफ। उसके बाद बी, और अगर मैं डी की बात करूं तो जो माइनस आर होता है बेटा, वो किसका ज्यादा होता है, NO2 का ज्यादा होता है। किससे, एल्डिहाइड से। तो एल्डिहाइड थोड़ा कम खींचेगा, कम खींचेगा तो ज्यादा सही है ना, डी आ गया। और फिर कौन आ गया, बी। तो जो जितना ज्यादा देगा या फिर जितना कम खींचेगा, इलेक्ट्रोफाइल उतना ही जल्दी है उसके पास क्या करना जाएगा बेटा, जाना चाहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और मजे की बात पता है क्या है इस क्वेश्चन में, ये मैं आपको पढ़ा दूंगा। क्लियर है। उसके बाद भी अगर ये सेम क्वेश्चन आता है तो 100 में से 95, 96, 97 बच्चे इस क्वेश्चन को गलत कर कर आएंगे। ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। और मैं क्या कह रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन वापस से अगर आपके एग्जाम में आता है ना, 100 में से 95 प्लस को बच्चे क्या कर कर आएंगे, सिर्फ 3, 4, 5, 6 बच्चे ऐसे होंगे जो ये क्वेश्चन क्या कर कर आएंगे सही, और वो जो मेरे बताने के बाद भी अच्छे से ध्यान देंगे। तो ये क्वेश्चन ऐसा है जिसमें बहुत कॉमनली मिस्टेक हो जाती है। अब मैंने आपको बताया, अगर आपको याद हो, कि जो रेट होगी, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, रेजोनेंस इफेक्ट में देख लेना आप लोग जाकर, सेम क्वेश्चन वहीं से उठा लिया है। तो मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ, जो रेट होगी ESR की, वो कब ज्यादा होगी, जब देने वाले ग्रुप या खींचने वाले ग्रुप, देने वाले ग्रुप। जितना ज्यादा देने वाले ग्रुप लगेंगे, बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उतनी ज्यादा हो जाएगी, जो ई पॉजिटिव उतनी जल्दी आएगा, रेट उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो रेट ऑफ ESR, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्लियर है, देने वाले ग्रुप पर डिपेंड करती है। जो निकल रहा है उससे मतलब नहीं है, जो दे रहे हैं उस पर डिपेंड कर रही है ना। तो रेट ऑफ ESR की अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पर देखो, अब सभी बच्चों को लग रहा है ये कौन सा इफेक्ट शो कर रहा है, प्लस आई। ये छोटा ग्रुप है, ये बड़ा ग्रुप है, ये और बड़ा ग्रुप है। जो एल्काइल ग्रुप होते हैं देते हैं कि नहीं देते हैं, और ये और बड़ा ग्रुप है। तो आपको लग रहा है कौन ज्यादा देगा, ये वाला कम दे रहा है, छोटा ग्रुप है ना, ये बड़ा ग्रुप और ज्यादा देगा, ये एल्काइल ग्रुप और ज्यादा देगा, ये और ज्यादा देगा। तो अकॉर्डिंग टू आई इफेक्ट, रेट जो देख रहे हैं हम लोग किसके अकॉर्डिंग, आई इफेक्ट के बेसिस पर। तो कौन ज्यादा दे रहा है, डी में बड़ा एल्काइल ग्रुप है, ज्यादा देगा कि नहीं देगा बेंजीन को, बेंजीन को ज्यादा देगा तो चार्ज डेंसिटी बेंजीन के ऊपर क्या आएगी, ज्यादा। और ज्यादा चार्ज डेंसिटी आएगी तो बताओ, ई पॉजिटिव भिखारी तो तैयार बैठा अटैक करने के लिए। तो आई फैट के बेसिस पर रेट हो गई डी, सी, बी और ए। लेकिन मैंने आपको बताया था, अगर बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप लग जाए, अगर बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप लग जाए, तो बेटा वो हाइपर कॉन्जुगेशन भी शो करता है। तो अगर मैं एच इफेक्ट के बेसिस पर देखूं, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बेसिस पर, एच इफेक्ट के बेसिस पर, तो मुझे बताओ, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है,
डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन होता है? अल्फा कार्बन। तो यहाँ अल्फा कार्बन के पास कितने अल्फा हाइड्रोजन? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पर बताओ इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? देखो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन कौन सा कार्बन होता है? अल्फा, है ना। अब देखो यहाँ पर इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 2 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 0 अल्फा हाइड्रोजन। तो जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन है ना हाइपर कॉन्जुगेशन में, उतना ज्यादा CH3 के पास 3 3 अल्फा हाइड्रोजन है, वो ज्यादा देगा। हाइपर कॉन्जुगेशन के बेसिस पर जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो उतना ही ज्यादा देगा। क्लियर है? तो कौन किस में ज्यादा दे रहा है? CH3 ग्रुप ज्यादा देगा बेंजीन को। यहाँ पर बी वाले में CH2 ग्रुप ही है ऊपर, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये दो वाले कम देंगे। तो यहाँ पर चार्ज डेंसिटी क्या आएगी बेटा? ए वाले में चार्ज डेंसिटी क्या आएगी? काफी ज्यादा, अकॉर्डिंग टू हाइपर कॉन्जुगेशन, क्योंकि 3 3 अल्फा हाइड्रोजन है, तो दूसरे में 2 है, फिर एक है, फिर एक भी नहीं है। तो ऑन द बेसिस ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन कौन ज्यादा डोनेट कर रहा है? ए वाला। ए वाला डोनेट कर रहा है तो किसका रेट ज्यादा आ जाएगा? ए का, फिर बी का, फिर सी का, और फिर डी का। तो अगर आई इफेक्ट और हाइपर को बात करें तो हाइपर ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, सबसे ज्यादा रेजोनेंस या मेजोमेरिक, उसके बाद हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव साइड। क्लियर है? तो ये ऊपर वाला ऑर्डर क्या है? रॉन्ग। और मैं बता दूं ये रॉन्ग लिखवा रहा हूँ ना, इसी को बच्चे सही कर कर आएंगे एग्जाम में। तो ये भैया ध्यान से देख लेना आप लोग। नीचे वाला क्या है? करेक्ट। ऊपर वाला क्या है? रॉन्ग। नीचे वाला क्या है? करेक्ट एकदम। क्लियर है? तो जब ये क्वेश्चन आए बेंजीनिंग पर, CH3 CH2 CH3, या फिर CH CH3 CH3 और इस तरीके से, तो आपको सर आपने बताया था कि ये सार किसकी ज्यादा होगी? जब देने वाला ज्यादा लगेगा। सर डी में देखो कितना बड़ा ग्रुप है, देने वाला अरे भैया इससे नहीं करना है। हाइपर कॉन्जुगेशन का कॉन्सेप्ट आएगा जब इंजीनियरिंग पर एल्काइल ग्रुप लग जाएगा। तो पहले वाले में 3 अल्फा हाइड्रोजन है, वो ज्यादा देंगे। नहीं है तो आप रेजोनेंस में देख सकते हो, वहां पर हाइपर कॉन्जुगेशन वहां पर देख सकते हो, वहां पर आया हुआ है। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग, नोट करें। ऐसा हो गया होता। थोड़ा सा आप लोग मेहनत करें, एक बार आप लोग लेक्चर पूरा सुने, लिखें, और फिर उसको 2 3 बार आप लोगों को रिवाइज करना पड़ेगा। एक बार कर लिया मैंने, क्या कह रहा हूँ, 50 to 60% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो जाएगी जब हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म क्या करेंगे, खत्म, कवर हो जाएगी। और मैं बहुत अच्छे से रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा, ताकि जो बच्चा केवल रिएक्शन मैकेनिज्म रिवाइज करता जाए ना, तो उसके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के काफी सारे क्वेश्चन क्या हो जाए, सही हो जाए। कोई भी चैप्टर पढ़ना है इसके बाद, आप लोगों को सारे चैप्टर अपने आप समझ सकते हो। एनसीईआरटी पूरा ऐसे कर सकते हो, टिक टिक करके नेमिंग रिएक्शन हटा दे दो। कुछ करने की जरूरत नहीं होगी इस रिएक्शन मैकेनिज्म के बाद आपको। पेशेंसली पढ़ना पड़ेगा, 2 2 3 3 4 4 बार लिखना पड़ेगा, ये मैंने आपको बता दिया। ऐसा नहीं केवल लेक्चर देखा, एक बार लिखा और हो गया। जब लेक्चर देखें लिखें, उसको 3 3 4 4 बार कॉपी में लिखें, तभी अगला लेक्चर आप लोग आगे बढ़े, जब 3 3 4 4 बार आप लोगों ने लिख लिया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट किया, अच्छे से कर लेना। तो हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट के बेसिस पर ये ऑर्डर आया आप लोगों का। हाइपर कॉन्जुगेशन को बेकर नाथन इफेक्ट भी बोला था, नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला था, है ना, सिग्मा पाई कॉन्जुगेशन बोला था। तो रॉन्ग और करेक्ट दोनों ऑर्डर लिख दिया मैंने, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। क्लियर? तो बेंजीन और उसके डेरिवेटिव, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव कौन से रिएक्शन देते हैं? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बेंजीन पर जब आपने OH लगाया, NH2 लगाया, तो बेंजीन इलेक्ट्रॉन दे रहे थे, तो नेगेटिव चार्ज आ रहा था ऑर्थो पैरा पर, तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पर आएगा, पैरा पर आएगा। लेकिन बेंजीन पर जब आपने NO2 लगा दिया तो खींचने वाले ग्रुप बन गए थे, और खींचने वाले ग्रुप बन गए तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ऑर्थो पैरा पर, तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर जाएगा? मेटा पर जाएगा। क्लियर है? अब देखो यहाँ पर मैं बेंजीन के साथ करा रहा हूँ सभी की, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, बेंजीन लिया हुआ है, केवल बेंजीन, है ना। तो यहाँ पर जो रिएक्शन में करा रहा हूँ वो किसकी करा रहा हूँ बच्चों? बेंजीन की रिएक्शन करा रहा है ना। तो क्लोरीनेशन में हम लोग रिएजेंट क्या लेंगे? क्लोरीनेशन में रिएजेंट होगा आपका Cl2 प्लस FeCl3, बताया। यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल जनरेट हुआ था Cl पॉजिटिव, और वो फिर बेंजीन पर H हटाकर लग जाएगा, तो क्या बन गया था? क्लोरोबेंजीन। क्लोरो, कोई दिक्कत नहीं। सल्फोनेशन में क्या लेते हैं बेटा? सल्फोनेशन में रिएजेंट लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, या फिर लेते हैं फ्यूमिंग H2SO4, है ना। कंसंट्रेटेड H2SO4 या फिर फ्यूमिंग H2SO4। तो सल्फोनेशन में कंसंट्रेटेड या फ्यूमिंग H2SO4 लेते हैं। इलेक्ट्रोफाइल जो जनरेट होता है ना बच्चों, वो होता है SO3, याद रखना, SO3 याद रखना, SO3 SO2 SO3 CO2 सब इलेक्ट्रोफाइल लिखवाए थे मैंने आपको, है ना। तो सल्फोनेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल आता है बच्चों, वो होता है SO3। एक दो बार पढ़ेंगे, चीजें याद हो जाएंगे, हर चैप्टर में आएगा ये। तो बेंजीन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा? देखो यहाँ पर Cl पॉजिटिव बना, तो यहाँ Cl लगा, H हटकर। यहाँ पर भी H हटकर क्या लगेगा बेटा?
SO3 नहीं लगेगा, एक चीज याद रखना, H हटेगा ना वो SO3 के साथ ही अटैच हो जाएगा, तो यहां पर क्या लग जाएगा, SO3H, बेंजीन सल्फोनिक एसिड है ना। मैं क्या कह रहा हूँ, इलेक्ट्रोफाइल तो जनरेट हुआ SO3, लेकिन लगा क्या SO3 है, जो H पॉजिटिव जाता है ना वो इसी से अटैच हो जाता है बाद में, है ना। नेक्स्ट होता है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में क्या होता है, नाइट्रेशन में होता है बेटा कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहाँ पर होता है HNO3 प्लस H2SO4, HNO3 प्लस H2SO4। जहां से जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है बेटा वो जनरेट होता है NO2 पॉजिटिव, NO2 पॉजिटिव। नाइट्रेशन में जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है वो होता है NO2 पॉजिटिव, और वो फिर बेंजीन पर लग जाता है, तो यहाँ पर NO2 आ जाएगा, इसका नाम हो जाएगा नाइट्रोबेंजीन। सभी बच्चे अच्छे से देख लो, क्लोरीनेशन में Cl2 और FeCl3 लिया था, Cl पॉजिटिव बना था, बेंजीन पर लग गया। सल्फोनेशन में कंसंट्रेटेड H2SO4 लिया, इलेक्ट्रोफाइल SO3 जनरेट हुआ है, लगा SO3H। नाइट्रेशन में कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 लिया है, NO2 पॉजिटिव जनरेट हुआ इलेक्ट्रोफाइल, और लगा बना क्या है, नाइट्रो बेंजीन, नाइट्रो बेंजीन। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या है, सुनना ध्यान से। अगर मैं नाइट्रेशन की बात करूं तो नाइट्रेशन में NO2 पॉजिटिव बना इलेक्ट्रोफाइल। इंटरेस्टिंग बात क्या है, सुनना। ये हो गया HNO3, हो गया ना, OH और NO2, OH और NO2, ये हो गया HNO3। और H2SO4 की बात करूं तो ये हो गया H और HSO4। क्लियर है। तो यहां पर आप लोगों का क्या होगा, सुनना ध्यान से बेटा बच्चों। यहां से H2SO4 का तो H, और NO2 का क्या, HNO3 का क्या निकलेगा, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव, ये निकला, पानी निकला। तो यहां से एक्चुअली में क्या होगा, यहां से NO2 पॉजिटिव बचा, ये NO2 पॉजिटिव ये रहा, और इसके साथ साथ और क्या निकल गया, H2O निकल गया, और HSO4 नेगेटिव निकल गया। आप लोग क्या देख रहे हो यहाँ पर, सरप्राइज देखो यहाँ बेटा, HNO3 और H2SO4 दोनों अच्छे एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, HNO3 भी और H2SO4 भी। क्लियर। लेकिन HNO3 देखो इस रिएक्शन में क्या निकाल रहा है, HNO3 इस रिएक्शन में OH माइनस निकाल रहा है। HNO3 एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन नाइट्रेशन रिएक्शन में HNO3 क्या निकाल रहा है बच्चों, OH माइनस। किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह। तो यहाँ पूछ सकता है कि नाइट्रेशन रिएक्शन में जो HNO3 होता है बच्चों, वो किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह। तो यहाँ पर लिख सकता हूं मैं, इस रिएक्शन में HNO3 किसकी तरह है, बेस की तरह काम कर रहा है, तो सावधान हो जाए भैया, एकदम सावधान, है ना, अटेंशन। यहाँ पर देखें, जो इस रिएक्शन में जो HNO3 है ना, वो किसकी तरह काम कर रहा है, बेस। HNO3 एसिड होता है, लेकिन नाइट्रेशन रिएक्शन में किसकी तरह काम करता है, बेस की तरह, है ना। तो नाइट्रेशन रिएक्शन में इलेक्ट्रोफाइल बन गया बेटा NO2 पॉजिटिव। नेक्स्ट होता है फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और हर चैप्टर में आएगी। फ्रिडेल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती है, एक होती है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या हुआ बेटा, आपने लिया जैसे CH3Cl और एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl, जैसे FeCl3 लिया था ना ऊपर, ऐसे AlCl3 भिखारी होता है। भिखारी है तो किसको भगा कर ले जाएगा, Cl नेगेटिव को भगा कर ले जाएगा। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा वो बनेगा CH3 पॉजिटिव, और वो किसके ऊपर लग जाएगा बेटा, अगर बेंजीन के साथ रिएक्शन हो रही तो बेंजीन के ऊपर, तो बेंजीन के ऊपर CH3 लग जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, टोलुइन। क्लियर है। तो एल्काइल फ्रिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या होता है, RCl लेते हैं, RCl ना एल्काइल एलाइड, CL के साथ कराएंगे, Cl भाग जाएगा इसको लेकर, तो CH3 पॉजिटिव बन गया, यहाँ पर टोलुइन बन गया। क्लियर। एसाइलेशन में क्या होता है, एसाइलेशन में लेते हैं बेटा CH3COCl, CH3CO ग्रुप इसको एसाइल ग्रुप है ना। CH3 को R भी लिख सकते हैं, RCOCl, है ना। फिर वापस से वही भिखारी लिया इसके साथ, कौन, एनहाइड्रस AlCl3। AlCl3 किसको लेकर भाग जाएगा बच्चों, Cl नेगेटिव को लेकर भाग जाएगा। Cl नेगेटिव को लेकर भाग गया, तो यहाँ पर क्या बचा बताओ, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बचा CH3CO पॉजिटिव, बचा CH3CO पॉजिटिव, और ये किसके ऊपर लग जाएगा, बेंजीन के ऊपर, पॉजिटिव साइड से लगेगा, है ना, COCl। इट इज कॉल्ड एसिटोफिनॉल, एसिटोफिनॉल, कोई दिक्कत वाली बात। दोबारा देख लो यहाँ पर, जो रिएजेंट है ये पांच अच्छे से याद करना। क्लोरीनेशन में Cl2 और FeCl3, जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा वो Cl पॉजिटिव आएगा। सल्फोनेशन में कंसंट्रेटेड H2SO4, इलेक्ट्रोफाइल आया SO3, लगा SO3 है। नाइट्रेशन में HNO3 और H2SO4, इससे जो इलेक्ट्रोफाइल आया वो आया NO2 पॉजिटिव। इस रिएक्शन में HNO3 किसकी तरह काम कर रहा है, बेस की तरह काम कर रहा है। फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन दो तरह की होती है, एल्काइलेशन और एसाइलेशन। CH3Cl और भिखारी जो लिया एनहाइड्रस AlCl3, तो AlCl3 किसको लेकर भाग जाता है, आप लोगों को पता ही लग गया, Cl नेगेटिव को लेकर भाग जाता है। क्या बचेगा, CH3 पॉजिटिव, कार्ब कैटायन। मैंने बताया था किसी रिएक्शन में कार्ब कैटायन बन रहा है भैया, रीअरेंजमेंट के चांसेस करवा दो। तो इस रिएक्शन में अगर रीअरेंजमेंट हो रहा है तो करवा दो, लेकिन CH3COCl एसाइलेशन है,
यहाँ पर CH3CO पॉजिटिव बनेगा, इस रिएक्शन में रिएंजमेंट नहीं होती, ये ऐसे कैसे क्लियर। इसको नोट करो, इस तरीके से आप लोग ये कर सकते हैं, इसको नोट कर लो। तो ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। और क्या क्या रिएजेंट हो सकते हैं, क्या क्या इलेक्ट्रोफाइल बन सकते हैं, वो आपको पता लग गया। सल्फोनेशन अच्छे से याद करें, जो इलेक्ट्रोफाइल बना है वो बच्चों SO3 बना है, और लगा जो है वो है SO3H, है ना। तो देखो यहाँ पर मैं ये रिएक्शन करवाता हूँ एक दो आप लोगों को। अब देखो, आपको अभी तो बेंजीन के साथ करा रहा हूँ, अब बेंजीन के डेरिवेटिव के साथ यहाँ पर करके देखते हैं हम लोग। देखो यहाँ पर बेंजीन के ऊपर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है बच्चों, CH3 ग्रुप। मैंने कहा था पूरी केमिस्ट्री में Cl2 और FeCl3 जहां पर भी देखो क्या बता दोगे, इलेक्ट्रोफाइल Cl पॉजिटिव बताया मैंने। अब ये जो CH3 ग्रुप है बच्चों, ये बताओ ये कौन सा ग्रुप है। ये जो CH3 ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग ग्रुप है तो बताओ क्या होगा, डोनेट करेगा इलेक्ट्रॉन, प्लस हाइपर कॉन्जुगेशन शो करता है, ये बताया था। तो डोनेट करेगा तो नेगेटिव चार्ज कहाँ पर आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो ये जो Cl पॉजिटिव आएगा वो कहाँ पर आएगा, तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, जो आपका CH3 तो है ही, जो Cl पॉजिटिव लगेगा या तो लगेगा ऑर्थो पर या फिर कहाँ पर लगेगा बच्चों, पैरा। क्लियर है, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पर। अब देखो यहाँ पर दो बल्कियर ग्रुप पास पास लगे हुए हैं, और यहाँ पर बल्कि जो एक ग्रुप ऊपर और एक ग्रुप नीचे है, तो यहाँ पर रिपल्शन ज्यादा होगा क्योंकि बल्कीनेस ज्यादा है ना। यहाँ पर दो दो बड़े ग्रुप पास पास है तो रिपेल करते हैं, यहाँ पर दूर है। तो कौन सा प्रोडक्ट मेजर बनेगा यहाँ पर, ऑर्थो वाला या पैरा वाला। तो ये वाला बना ऑर्थो, ऑर्थो पर लगा Cl, और ये वाला कौन सा बना है, पैरा। तो जनरली रिएक्शन में कौन सा मेजर बनता है, ऑर्थो और पैरा में से मेजर वाला, क्योंकि दो बल्कियर ग्रुप दूर हो जाते हैं। क्लियर है। यहाँ पर देखो, ये फिडेल क्राफ्ट रिएक्शन है। RCl में क्या डाला मैंने, एनहाइड्रस AlCl, एनहाइड्रस और क्या डाल दिया बेटा, AlCl3। अब मैंने आपको बताया अभी भी, जो AlCl3 होता है वो भिखारी होता है, किसको भगा कर ले जाएगा, Cl पॉजिटिव को भगा कर लेकर जाएगा। अब Cl पॉजिटिव को भगा कर लेकर गया तो बताओ यहाँ पर बना क्या, यहाँ पर Cl पॉजिटिव भाग कर गया तो बना क्या, यहाँ पर देखो ये बना CH3CH2 पॉजिटिव। अब मैंने कहा ये 1 डिग्री कार्पेट आयन बन गया, और मैंने कहा था 1 डिग्री से अगर 2 डिग्री कार्पेट आयन बनाने के चांसेज हैं तो बना दो, 1 डिग्री से 2 डिग्री कार्पेट आयन बनाने के चांसेज है तो बना दो। तो ये 1 डिग्री है, तो मैंने यहाँ पर कौन सी शिफ्ट कर दूंगा, हाइड्राइड शिफ्ट। आपको बताया था एक H निकल कर यहाँ पर चला जाएगा, हाइड्राइड शिफ्ट कराऊंगा तो क्या बनेगा, CH3CH, हाइड्राइड H नेगेटिव निकल कर यहाँ गया और ये बन गया CH3। कौन सा डिग्री बन गया ये, तो 1 डिग्री कार्बन आयन से क्या 2 डिग्री बनने के चांसेज है, बिल्कुल चांसेज है। यहाँ से यहाँ चला गया तो ये बन गया। तो यहाँ पर बताओ क्या आ जाएगा, बेंजीन। तो ये फिडेल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन है ना, पहले Cl निकला, कार्बन आयन बना, 1 डिग्री बना, और 1 डिग्री से 2 डिग्री बनने के चांसेज है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, CH, ये CH3, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत। इस कंपाउंड को बोलते हैं, बेंजीन के ऊपर वी बन गया ना, तो बेंजीन आजकल सेल्फी वाला जमाना है कि नहीं है, सेल्फी ले रहा है, बेंजीन के ऊपर वी बन गया है ना, इसे बोलते हैं क्यूमीन। तो बेंजीन अगर सेल्फी ले रहा है ना, बेंजीन अगर सेल्फी ले रहा है, वी बन रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं, क्यूमीन बन बोलते हैं ना। क्लियर। यहाँ तीसरा देखो, मैंने क्या डाल दिया, एसाइलेशन हो गया। एनहाइड्रस क्या डाल दिया मैंने, AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3। तो ये जो AlCl3 ये क्या करेगा, Cl पॉजिटिव को भगा कर ले जाएगा। तो यहाँ पर क्या बनेगा, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होता इस रिएक्शन में, एसाइलेशन में CH3 CH2 CO पॉजिटिव। कार्बोकेटाइन जब ऊपर वाला बनेगा, कार्बोकेटाइन बन रहा है, उसमें रीअरेंजमेंट करा दो। क्लियर है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, बेंजीन, और सीधा अटैक कर जाएगा यहाँ से CH2 CH3। क्लियर है। नेक्स्ट वाला देखो, अब मैंने कहा था CH3 ग्रुप। अब देखो यहाँ पर तो बेंजीन बेंजीन था, कहीं पर भी अटैक करा तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखो CO ग्रुप लग गया, जब बेंजीन के ऊपर CO ग्रुप लग जाए ना, बेंजीन के ऊपर CO ग्रुप, तो वो खींचने वाला होता है। जब भी बेंजीन के ऊपर CO ग्रुप लगेगा बच्चों, वो कैसा होगा, खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा। तो बताइए खींचेगा कहाँ पर, ऑर्थो और पैरा पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब Br2 और FeBr3 से क्या बनाओगे, इलेक्ट्रोफाइल Br पॉजिटिव। तो बताओ कौन सी पोजीशन पर अटैक करेगा, ये पॉजिटिव पॉजिटिव पर करेगा नहीं, तो बचेगा कौन सा, मेटा। तो ये तो कहा था मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया COCH3, और अब Br अगर आना चाहेगा तो कहाँ पर आएगा, मेटा पर, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पर तो पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्योंकि खींचने वाला है ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, कोई दिक्कत वाली बात। तो यहाँ पर लिख दो, ये जो ग्रुप होता है CO ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ना, खींचेगा, कोई दिक्कत नहीं, नोट करो।
क्लियर है? तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे से करो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग पूछो, उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। काफी सारी चीजें मैं यहाँ पर कवर करा रहा हूँ, मैक्सिमम यहीं पर ही हो जाएंगे आप लोगों की, है ना, बहुत अच्छे से। नेक्स्ट है, बताओ। यहाँ पर आप लोगों को दो बेंजीनिंग दे दी मैंने और इलेक्ट्रोफाइल दे दिया, बताओ कहाँ पर अटैक करेगा। आप देखो यहाँ पर इस बेंजीनिंग से कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है, एनएच ग्रुप। एनएच टू वाला ग्रुप मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन देने वाला था, NH2 OH OR, ये इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, अगर ये इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, तो इस बेंजीनिंग पर ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा बच्चों, नेगेटिव चार्ज। क्लियर, ऑर्थो पैरा पोजीशन। मैंने कहा था जो सीओ ग्रुप होता है, ये दूसरी बेंजीन है, इस दूसरी बेंजीन पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है, सीओ ग्रुप। सीओ ग्रुप क्या होता है, खींचने वाला। तो खींचने वाला ग्रुप है, तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। क्लियर है? तो दो बेंजीन है, उनके बीच में NH CO पता हुआ है, NH होता है देने वाला, C होता है खींचने वाला। तो यहां पर तो देखो, यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या हो गई ज्यादा, इस वाली रिंग पर, इस वाली बेंजीनिंग पर, लेफ्ट वाली बेंजीनिंग पर चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज डेंसिटी ज्यादा। और राइट वाली पे तो बताओ भिखारी हो गया। अब बताओ, अगर आप भिखारी हो खुद ही पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, किस पर जाना चाहोगे, लेफ्ट पर राइट पर, आराम से सोच के बताओ, कोई टेंशन नहीं। लेफ्ट वाली रिंग पर, बेंजीनिंग पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है और राइट वाली पर पॉजिटिव, तो आप नेगेटिव पर तो जाना चाहेंगे। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, या तो ऑर्थो पर या फिर कहाँ पर अटैक करेगा, पैरा पर। मुझे बताओ ऑर्थो और पैरा में से कौन सा प्रेफर करेगा। वेरी गुड, पैरा। क्योंकि बल्कियर ग्रुप कहाँ हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे ना। तो यहाँ पर अगर ये प्रोडक्ट मैं बनाना चाहूँ, NH CO और ये बेंजीनिंग, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? अरे बेटा, तो अभी हम लोग क्या कर रहे थे बेटा, मोनो सब्स्टिट्यूट पढ़ रहे थे। बेंजीन पर या तो एक खींचने वाला लग रहा था या फिर एक देने वाला लग रहा था। अब कई क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिस पर एक ही बेंजीनिंग पर दो ग्रुप लगेंगे, है ना। अभी मैं क्या कर रहा था, एक ही ग्रुप लगा रहा था बेंजीनिंग पर, या तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर इलेक्ट्रॉन रिटर्न, कोई एक ही ग्रुप लगा रहा था। अब मैंने यहाँ पर क्या किया, बेंजीनिंग पर दो ग्रुप लगा दिया, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। एक कौन सा ग्रुप लगा दिया, CH3, और एक कौन सा ग्रुप लगा दिया, OCH3। दो ग्रुप लगा दिया। अब अगर इलेक्ट्रोफाइल आता है तो कहां पर अटैक करेगा, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता रहा हूँ। तो देखो, इसमें तीन कंडीशन बनेगी जब दो ग्रुप लगाए, या तो दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो, या फिर दोनों ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग हो, या फिर उनमें से एक डोनेट करेगा और एक विड्रॉ करेगा। तीन कंडीशन बनेगी। तो अब कौन सी कंडीशन में क्या लेंगे, अगर दोनों ग्रुप जो आपने लगाए हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं एक्टिवेटिंग ग्रुप, क्योंकि वो इंजीनियरिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रोफाइल जल्दी से अटैक करेगा, कुछ होकर, है ना। तो अगर दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है ना, तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा, तो प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू स्ट्रॉन्ग डोनेटिंग ग्रुप, तो उनमें से जो ज्यादा देने वाला है। अब देखो, एक CH3 ग्रुप है, CH3 ग्रुप आपको पता है किससे देता है बच्चों, हाइपर कॉन्जुगेशन से। किससे देता है, प्लस एफ से, है ना। और एक कौन सा ग्रुप है यहाँ पर, एक ग्रुप है OCH3, OR ग्रुप। OR ग्रुप किससे देता है, प्लस आर से। आपको पता है NH2 OH OR CH3 ये सब देने वाले होते हैं। CH3 देता है हाइपर कॉन्जुगेशन से, और OCH3 देता है प्लस आर से। तो कौन ज्यादा डोमिनेट, दोनों देने वाले हैं। डोमिनेटिंग रेजोनेंस हाइपर में से रेजोनेंस होता है। तो बताओ जो राजा है इसका, वो कौन है, ये। मैंने कहा दोनों डोनेटिंग है, तो दोनों डोनेटिंग में ज्यादा डोनेटिंग वाला राजा होगा। तो राजा कौन है, OCH3। अब इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनना है, इसके अकॉर्डिंग क्या बनना है प्रोडक्ट। अब ये देने वाला है, तो कहाँ पर प्रोडक्ट बनेगा, ऑर्थो और पैरा पर। जो देने वाले ग्रुप होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो खींचने वाले ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। तो दोनों देने वाले हैं, दोनों देने वाले में से OCH3 ज्यादा है। OCH3 ज्यादा है, तो इसकी बताओ ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, एक ये रही ऑर्थो पोजीशन, और पैरा जस्ट अपोजिट वाली है। तो या तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल की अगर मैं बात करूँ, यहाँ तो कहाँ जाएगा, ऑर्थो पर, या फिर कहाँ जाएगा, पैरा पर। ऊपर वाली ऑर्थो पोजीशन तो बिजी है ना, तो वहां पर तो आ ही नहीं सकता। तो या तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहाँ पर, या फिर इलेक्ट्रोफाइल आएगा यहाँ पर। क्लियर है? दूसरा देखो, आपको पता है ये किंग कौन है, दोनों में से दोनों देने वाले हैं। किंग कौन है, ये वाला दिख गया आप लोगों को। किंग आप लोगों के पास कौन सा है बेटा, ये वाला। अब इसकी ऑर्थो पोजीशन कौन सी है, ये वाली, और ये वाली तो ऑर्थो है। और ये वाली कौन सी है, पैरा। देने वाली की ऑर्थो पैरा पोजीशन पर आएगा। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो कौन सा डायरेक्टिंग होगा, ऑर्थो पैरा। क्योंकि नेगेटिव चार्ज देंगे ना, ये देने वाले ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज लाएंगे, तो इलेक्ट्रोफाइल आएगा। अब मुझे बताओ, तीन पोजीशन पर आ सकता है, लेकिन इन तीनों पोजीशन में से, इन तीनों पोजीशन की अगर मैं बात करूं, तो इस पोजीशन पर नहीं आएगा। कोई भी इलेक्ट्रोफाइल दो ग्रुप के बीच में नहीं आना चाहता। तो यहां पर क्योंकि बल्कीनेस काफी ज्यादा हो जाएगी ना, हिंड्रेंस काफी ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर आ सकता था, लेकिन यहाँ पर आना नहीं चाहेगा, दो ग्रुप के बीच में नहीं आना चाहेगा। तो ये वाली पोजीशन रख दे, तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। तीसरा देखो, बताओ राजा कौन है। OCH3 दोनों देने वाले ग्रुप है, जो ज्यादा देने वाला ग्रुप कौन है, तो वो किंग हो गया। तो किंग आपको पता लग गया।
अब ये देने वाला है तो ऑर्थो पैरा पर आएगा, तो ये ऑर्थो ये होता है, या तो यहाँ आ सकता है, और पैरा पर ऑलरेडी ग्रुप लगा है तो वहाँ ही हो सकता है। तो अगर किसी बेंजीन रिंग पर दो देने वाले ग्रुप लग गए, तो जो ज्यादा देने वाला ग्रुप है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों का प्रोडक्ट बन जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, अगर बेंजीन रिंग पर दो खींचने वाले लग गए। अब बताओ, मुझे बताओ, जब खींचने वाले ग्रुप लगता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगता है, तो डीएक्टिवेटिंग होता है। तो कैसा प्रोडक्ट बनता है? मेटा डायरेक्टिंग। प्रोडक्ट कैसा बनता है? मेटा डायरेक्टिंग। क्लियर है? अब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है कैसा? डीएक्टिवेटिंग। तो आप लोग अगर दोनों खींचने वाले ग्रुप लग गए तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग आएगा? जो ज्यादा खींचता है। अगर दोनों देने वाले ग्रुप लग गए बच्चों बेंजीन रिंग पर, तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा? जो ज्यादा देने वाला है उसकी ऑर्थो पैरा पर। अगर दोनों खींचने वाले लग गए, तो किसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा? जो ज्यादा खींचने वाला है ना उसकी मेटा पर। जो ज्यादा खींचने वाला है उसकी मेटा पर। अब देखो यहाँ पर एक सीएचओ ग्रुप है, एक कौन सा ग्रुप है? एनओ2 ग्रुप। तो दोनों सीएचओ भी माइनस आर शो करता है। ये भी खींचने वाला है और ये भी खींचने वाला है। ज्यादा खींचने वाला कौन है? ज्यादा खींचने वाला है एनओ2। तो किंग जो आपका है वो कौन है? एनओ। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना। तो एनओ टू के अकॉर्डिंग ज्यादा खींचने वाला एनओ टू, सबसे ज्यादा खींचने वाला एनओ टू है, अगर बेंजीन पर लगा हुआ है तो, है ना। उससे नीचे सब नीचे नीचे है। एनओ टू सबसे ज्यादा खींचता है। तो इसकी कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा? देखो, ये पहली जस्ट वाली ऑर्थो और नेक्स्ट वाली कौन सी हो जाएगी? मेटा। तो कौन सी पोजीशन पर आ जाएगा? मेटा पर। तो या तो आ जाएगा मेटा पर, ये वाली भी मेटा है, और ये ऑर्थो और ये मेटा, ये दो मेटा है ना, इन कहीं पर भी आ सकता है। किंग आपको पता ही लग गया किंग कौन है। किंग आपके पास ये है। इसमें भी आपको पता लग गया किंग कौन है? एनओ टू। दोनों खींचने वाले, तो ज्यादा खींचने वाला कौन हो जाएगा? किंग। किंग इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको पता लगे कि कौन हो रहा है। अब इसकी मेटा पर देखो, ये ऑर्थो और ये कौन हो जाएगा? मेटा। मेटा पर आएगा ना इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पर आ जाएगा ये पॉजिटिव। और ऊपर वाली मेटा तो देखो, ऑर्थो और मेटा, नेक्स्ट वाली मेटा तो बिजी है ना, यहाँ तो आ ही नहीं सकता, यही कंडीशन बन रही है। नेक्स्ट वाली बताओ, NO2 की मेटा या तो ये हो गई या फिर ये हो गई। आपको पता है ना, ये ग्रुप लगा हुआ है, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो, ये दोनों पोजीशन मेटा, और जस्ट अपोजिट वाली पोजीशन पैरा, है ना। तो अगर दोनों देने वाले ग्रुप है तो जो ज्यादा देने वाला है उसकी ऑर्थो पैरा पर। दोनों खींचने वाले ग्रुप है तो जो ज्यादा खींचने वाला है उसकी मेटा पर इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है। और तीसरी कंडीशन क्या है? अगर एक देने वाला है और एक खींचने वाला है, तो देने वाला और खींचने वाला है तो प्रोडक्ट किसके अकॉर्डिंग बनेगा? देने वाले के अकॉर्डिंग, डोनेटिंग ग्रुप के अकॉर्डिंग, क्योंकि ऑर्थो पैरा पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बन जाएगा। अगर एक खींचने वाला और एक देने वाला है तो किसके अकॉर्डिंग? देने वाले पर, है ना। तो यहाँ पर देखो, एक तो कौन है आप लोगों के पास? CS3। और एक आप लोगों के पास कौन है बच्चों? NO2। तो CS3 तो कैसा है? देने वाला, प्लस एफ से देता है हाइपर कॉन्जुगेशन। NO2 क्या होता है? खींचने वाला, माइनस आर। तो किंग कौन हो गया? CS3। तो किंग को कर दिया, ये किंग है, चलो से किंग को कर दिया, है ना। तो बताओ कौन सा आ जाएगा इसकी ऑर्थो पैरा पर? तो ऑर्थो ये रही, इधर वाली लेफ्ट वाली राइट वाली ऑर्थो बीजी है, और यहाँ पैरा। इन दोनों पोजिशन पर इलेक्ट्रोफाइल आ सकता है कहीं पर भी। इन दोनों में भी कहाँ चांस है वो अलग बात है, इन दोनों पर आ सकता है। यहाँ पर देखो, CS3 की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। अब इस वाली पोजीशन पर तो आने ही नहीं चाहेगा, क्योंकि दो बल्कि ग्रुप के बीच में नहीं आना चाहेगा। यहाँ पे बताओ, ऑर्थो पर और पैरा बिजी है, तो मतलब ही नहीं है। क्लियर है? तो आप लोग इस तरीके से ये कर सकते हैं। अगर आप लोग, अगर एक देने वाला और एक खींचने वाला है, तो देने वाले की ऑर्थो पैरा पर आ जाएगा। क्लियर है? बीच में नहीं आ सकता दो बल्कि ग्रुप के, ये आपको पता ही लग गया। जैसे यहाँ पर है देखो, अब मैंने आपको बताया था बेंजीन रिंग से, देखो ये वाला कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? CO। CO ग्रुप कैसा होता है? खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। क्लियर है? और बेंजीन रिंग से जहां पर लगा हुआ है OR ग्रुप, OCH2 है ना, ये कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इस बेंजीनिंग से इधर एक ड्राइंग लगा हुआ और एक डोनेटिंग लगा हुआ है, तो किसके अकॉर्डिंग आएगा? डोनेटिंग के अकॉर्डिंग। तो डोनेटिंग की किस पोजीशन पर आएगा? ऑर्थो और पैरा पर। तो देखो, ये वाला ग्रुप यहाँ लगा हुआ है ना, तो ऑर्थो या तो ये वाली हो गई या फिर इसके बगल वाली ये वाली हो गई, इस पर ऑलरेडी है। ऊपर वाली ऑर्थो पर तो आ ही नहीं सकता, या तो ऑर्थो पर या फिर कहाँ पर आ सकता है? इसके पैरा पर, जस्ट अपोजिट पर, या तो यहाँ पर या फिर यहाँ पर। इनमें से कहाँ आएगा वो अलग बात है। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर बेंजीनिंग से अगर NH2 जुड़ा होता है, NH2 वाला ही ग्रुप है, तो ये कैसा होता है? NH2 वाला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। और अगर CO वाला जुड़ा हुआ है, तो CO वाला जुड़ा हुआ था, बता था, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, खींचने वाला। तो एक देने वाला और एक खींचने वाला, किसके अकॉर्डिंग आएगा? देने वाले के अकॉर्डिंग। तो राजा कौन हो जाएगा? ये। तो इसकी कौन सी पोजीशन पर? ये किंग हो गया ना, देने वाला। तो इसकी कौन सी पोजीशन पर? ऑर्थो पर और पैरा पर। पैरा पर ऑलरेडी ग्रुप है, तो या तो लेफ्ट में या फिर राइट में। आपको समझ में आ गया और किस तरीके से करना है। नेक्स्ट देखो, ये नीट का क्वेश्चन था। दो बेंजीन निकले हुए, दोनों देने वाले, दोनों सेम है, तो किसी के भी अकॉर्डिंग बना दो। दोनों सेम है ना, तो किसी के अकॉर्डिंग भी बना दो। देखो, ये वाला CS3 है, तो देने वाले की कहाँ पर? ऑर्थो पर और पैरा पर। अब आपको पता है ये तो आ ही नहीं सकता, दोनों ही देने वाले हैं, आप लोग देख सकते हो, और दोनों ही सेम देने वाले हैं। अब क्या करूं? दोनों ही सेम देने वाले, कोई मतलब नहीं, दोनों के अकॉर्डिंग बना सकते हो।
इसके अकॉर्डिंग भी और इसके अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ पर बताओ, ऑर्थो पर, और यहाँ तो आ ही नहीं सकता है, तो यहाँ पर आ जाएगा, कहीं पर भी लगा दो, इसमें कोई दिक्कत। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ। इससे भी लगाओगे, नीचे वाले से भी सेम प्रोडक्ट बनेगा, आप करके देखना, CH3 CH3, ये तो है ही, बीच में आ नहीं सकता, ये आपको पता ही है ना। तो Br कहाँ आ सकता है, या तो इससे मैं आपको बता ही दिया, Br तो रेफ्री Br से Br पॉजिटिव बनेगा, तो Br या तो यहाँ पर आएगा, या फिर Br कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। और दोनों सेम है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग चेक कर सकते हैं, है ना। दोनों ही प्रोडक्ट क्या है बेटा, सेम है, अलग नहीं है। ना में नोमेनक्लेचर करेंगे, दोनों सेम आएंगे, क्लियर। नेक्स्ट देखो, OH और NH2 दोनों देने वाले हैं। अब OH और NH2 अगर दोनों देने वाले हैं, तो कौन ज्यादा देने वाला है, मैंने बताया था प्लस आर में। अब ये भी प्लस आर है और ये भी प्लस आर है, राजा कौन होगा, राजा नीचे वाला होगा, देने वाला है। देने वाले प्लस आर में मैंने कहा था NH2 सबसे ज्यादा होता है, प्लस आर अगर मैं देखूं तो सबसे ज्यादा किसका होता है, NH2 का, फिर किसका होता है, OH का, और फिर किसका होता है, OR का। क्लियर है, ये देने वाले की टेंशन। तो किंग आपको पता ही लग गया। अब दोनों देने वाले हैं, तो NH2 जो देने वाला है उसकी किस पर आएगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। तो देखो, अब ऑर्थो तो ये वाली पोजीशन हो गई, और पैरा कौन सी होगी, NH2 के जस्ट अपोजिट वाली। अब इस पर तो आ ही नहीं सकता है, मैंने आपको बता ही चुका हूँ। तो कहाँ पर आएगा, यहाँ पर अगर मैं देखूं, तो यहाँ पर तो आ ही नहीं सकता। तो इन दोनों में आ सकता है आप लोगों का पोजीशन पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, OH और NH2 तो है ही। अब कहाँ पर आ सकता है आपका, यहाँ से मैंने आपको बता दिया, Cl2 और FeCl3 से कौन आ जाएगा, Cl पॉजिटिव। तो या तो Cl आ सकता है आपका कहाँ पर, यहाँ पर, या फिर कहाँ पर आ सकता है, OH, NH2 और Cl। क्लियर, या फिर यहाँ पर आ सकता है। अब इनमें से भी ये वाला कौन सा होता है बच्चों, मेजर होता है, और ये वाला कौन सा होता है बच्चों, माइनर होता है। क्लियर है, कैसे होता है यहाँ पर देखो आप लोग। अब क्या करोगे, आप लोगों को पता है दो पोजीशन पर आएगा, या तो आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, या फिर आपका कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। अब देखो NH2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, देगा ना। अब देगा तो देखो मैं यहाँ पर बनाता हूँ, किसके अकॉर्डिंग बनाना है, NH2 को अकॉर्डिंग, क्योंकि ये ज्यादा देता है, तो नेगेटिव चार्ज या तो यहाँ पर आएगा या फिर यहाँ पर आएगा। अब ये जो देने वाला है ना, दूसरा वाला, अब आपको पता लग गया ये तो देने वाला है, तो नेगेटिव चार्ज आ गया कि नहीं आ गया। दूसरे वाले का बेटा कौन सा देखो, इंडक्टिव इफेक्ट देखो, दूसरा वाला जो ग्रुप बच गया ना, अब उसका कौन सा इफेक्ट देखो, -I। अब -I अगर मैं देखता हूं यहाँ पर, तो यहां से तो क्या करेगा, ये -I से यहाँ से खींचेगा कि नहीं खींचेगा, बिल्कुल खींचेगा। और यहाँ से ज्यादा खींचेगा, और यहाँ से क्या खींचेगा बेटा, कम खींचेगा। तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ पर ज्यादा रहेगी, यहाँ पर कि यहाँ पर। या फिर आप लोगों को, चलो मैं आप लोग, अब चलो ये कर दिया है तो आप लोगों को बता ही देता हूँ। नेगेटिव चार्ज डेंसिटी अभी खींचेगा ना, अब ये खींच रहा है OH-I से, यहाँ से खींच रहा है और यहाँ से खींच रहा है, तो नेगेटिव चार्ज डेंसिटी को यहाँ से ज्यादा खींचेगा, और यहाँ से क्या खींचेगा, कम खींचेगा। यहाँ से कम खींचेगा तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा रहेगा तो Cl पॉजिटिव जल्दी अटैक करेगा यहाँ पर। तो ये वाला इसलिए कैसा बन जाएगा बेटा, मेजर बन जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूँ नीचे वाला, आप लोग बताओ कि यहाँ पर कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और कैसे बनेगा। क्लियर है, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, बताओ। चलिए, तो ये आप लोग क्या कर लीजिए बेटा, नोट कर लीजिए, डाई सब्स्टिट्यूटेड है ना, ये आप लोगों ने कर ही लिया होगा ऊपर वाला, ये और नोट कर लीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।